बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तेरे नाम करती ज़िंदगी और इसकी राइटर हैं आयशा नूर मोहम्मद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। बेटियों से नहीं उनके नसीब से डर लगता है, नानी अक्सर कहती थी और वो सोचती कि जिनके माँ बाप नहीं होते नसीब उनके ख़राब होते हैं। और नानी उसे झिड़क कर ऐसी 10 लड़कियाँ दिखाती थी जिनके माँ बाप थे मगर वो बुरे हालों में थे। उसने एक नज़र अपने हाल पर डाली और वह इस वक्त जहाँ मौजूद थी ये कमरा किसी मुगलिया दौर के बादशाह के कमरे का मंजर पेश कर रहा था। कमरे के बीचों बीच पड़े बेड पर वो शख्स सो रहा था जिसने अपनी मर्जी से कल शाम उससे निकाह किया था और जब अपने महल जैसे घर में लाकर कमरे के बीचों बीच लाकर उसने सबके सामने मिसिस असनान शाह कहकर उसका तारुफ करवाया तो सभी साकत रह गए। अगर किसी के ख्याल से कि अजनान शाह को इस लड़की से कि कोई तूफ़ानी किस्म का इश्क हो गया है तो ये समझने वाले का कसूर था। वो कोई हूर परी न थी कि कोई एक नज़र में उससे मोहब्बत कर बैठता। जब आईने पर नज़र डालो तो ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह, जैसी तूने मेरी सूरत अच्छी दी है ऐसे ही मेरे इखलाक भी अच्छे कर दे। वो रात को जब सुरमा आंखों में लगने शीशे के सामने खड़ी होती, पीछे से नानो की आवाज़ आती। वो हंस पड़ती। नानो, और अगर किसी की सूरत अच्छी हो ना हो तो वो क्या कहे? एक बार उसने पूछा तो वो कहे मेरे अखलाक मेरी सूरत के जैसे ना हो, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क़यामत के रोज़ खुश अखलाकी से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ मीज़ान में ना होगी। वो फ़ौरन बोली थी। उसने एक नज़र शीशे पर डाली। शीशा उसे कहता था वो खूबसूरत है, लेकिन आज उसकी इस खूबसूरती को ग्रहण लगा हुआ था। खौफ का ग्रहण, गैर महफूज होने का ग्रहण, अजनबी लोगों के रवैयों के बुरे होने का, अंदेशों का ग्रहण। आंखों की अगर 100 बीमारियां हैं तो 99 रात को आंखों में सुरमा लगने से ख़त्म हो जाती हैं। नानी ठीक कहती थी। वो अक्सर फाके भी करती थी मगर आंखों ने कभी कुछ जाहिर नहीं किया और शायद उसने 20 दिन से रात को सुरमा नहीं लगाया था और वो आंखें से सदियों का बीमार जाहिर कर रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल को मुकम्मल तौर पर देखा। वो वहाँ जो कुछ था मर्दाना था और उसमें सुरमा नहीं था। उसने एक गहरा सांस लेकर एक बार फिर अजनान शाह को देखा। वो इसी तरह गहरी नींद में था। पारस, वो तुझे यहाँ तक ले आया, अब आगे का रास्ता तू खुद तय कर ले। वो फजर से उठी हुई थी और अब 9:30 बजे थे। वो कमरा उसे कैदखाना लग रहा था। वो हिम्मत करके उठी और कमरे से बाहर आ गई। उसे लगा था इस महल के शहजादे की तरह बाकी सब भी सो रही होंगे, मगर उसे हैरत का झटका जब लगा जब घर के वो सब अफराद जो कल उससे मिले थे नाश्ते की टेबल पर थे। तुम वहाँ मौजूद लोगों को भी झटका लगा मगर वो बोली सिर्फ चची थी। उसने कल कोई घूंघट नहीं किया हुआ था। सो इस मुख्तसर सी फैमिली को बड़े गौर से देखा था। कल अजनान शाह मुझे निकाह करके लाए थे। उनकी हैरत पर उसे लगा वो उसे पहचानी नहीं। वो एक दिन उनकी दुल्हन थी, लेकिन वो दुल्हन नहीं जो सर आंखों पर बिठाई जाती, बल्कि बड़ी अजीब सी दुल्हन थी जिसके दुल्हन बनने में खुद उसकी मर्जी भी शामिल नहीं थी। एक छोटे से इलाके की तंग गलियों के एक कमरे वाले घर में रहने वाली लड़की ने कभी इस महल के ख्वाब नहीं देखे थे। कुछ जाके इस घर में ब्याह कराना। अजनान शाह लाया था ना, फिर उसके बगैर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने नखवत से कहा। बाकी सबके चेहरे हर किस्म के रंग से आरी थे, अलबत्ता अजनान शाह की माँ के चेहरे पर बहुत गहरे सदमे के तासुरात थे। माजरत के साथ कहती हूँ कि आप मुझसे यूँ बेजार मत हो। मैं अजनान शाह के साथ निकाह करके आई हूँ। उसने मुझे अगवा नहीं किया और मेरी तरबियत में मुझे ये बात तो कभी बताई ही नहीं गई कि 4 दीवारी और शोहर के साथ घर बनता है। मैंने तो यही समझा, यही जाना कि घर रिश्तों से बनता है। अब मैं वही बात बताने के लिए अजनान शाह से पहले कमरे से निकल आई। हालांकि सोग तो मुझे करना है। अभी मेरी नानी को मरे 3 दिन भी नहीं हुए और रह गई बात इस दुख की कि अजनान शाह ने किस लड़की से शादी कर ली, तो मैं या अजनान शाह इसके लिए मजबूर हैं। कल जब वो घर से निकला होगा तो यकीनन उसे खबर नहीं होगी कि आज वो किसी से शादी करने वाला है। मुझे पता नहीं था कि मेरा निकाह होने वाला है। उसने मुझे रास्ते में बताया कि वो कभी शादी ना करने का इरादा कर चुका था। इरादा तो कुछ ऐसा ही मेरा भी था कि मुझे अपनी सारी उम्र नानी की खिदमत करनी है, शादी कभी नहीं करनी। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। लम्हा भर में मेरे मजबूत इरादे मिट्टी के पतले पुतले की तरह ढह गए। लम्हा भर में हम दोनों एक दूसरे से अक्सर अजनबी लोग ज़िंदगी भर के साथी बन गए। ये तो हमारे शऊर को भी सुन कर देने वाला हादसा है। इसके लिए हम कोई वजाहत आपको नहीं दे सकते। हाँ, हमारी नानों ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि जिस घर में भी ब्याह कर जाना वहाँ बहू नहीं, बेटी, भाभी नहीं, बीवी नहीं, दोस्त बनकर जाना। और ये मैं आपको बनकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वह खुद बज़ाहिर जितनी शिकस्ता हाल थी, उसके इरादे इतने मजबूत थे। टेबल पर बैठे सभी नफूस ने उसे बड़े गौर से देखा। कुलसूम
इस लड़की को कबूल कर लो, तुम्हारा बेटा हीरा ढूंढ लाया है। आलम शाह मुस्कुराए, सबको क्या कहेंगे कि वो राह चलती लड़की से हमदर्दी में शादी करके घर आ गया और हमने इस लड़की को उठाकर सर पर बिठा लिया। चची ने गुस्से से जेठ को देखा, वो तो बचपन से ही ऐसा है, अपनी मनमानी करने वाला। अब इसे देखें, इस मासूम बच्ची को देखें, और फिर शायद उसने पहली बार कोई नेक काम किया है। अजनान शाह के पापा उसके तरफदार थे, काम भी ऐसा जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। चची की इकलौती बेटी तूबा शाह ने नाक सुकेरे, उल्टा नुकसान। अजनान शाह से छोटा वलीद शाह अपने माँ बाप दोनों का लाडला बुरी तरह से चौंका। एक से भरकर एक खूबसूरत और मॉडर्न मॉडर्न लड़कियां उनकी राह में पलके बिछाती हैं। उन्होंने शादी कर ली तो किससे, जिससे वक्त गुजारने के लिए बात भी करने को दिल नहीं चाहे। उसने ये समझ कर कि वो लड़की इंग्लिश नहीं समझती होगी, बज़ाहिर शक्ल से तो वो ऐसी ही लगती थी, इंग्लिश में कहा। वलीद शाह ने नागवारी से उसे देखा। देखो कुलसूम, वो तुम्हारा पहला बेटा तुमसे एक तवील दूरी पर है। अगर हमारी सोसाइटी की कोई लड़की आ जाती तो वो हमारे बेटे को हमसे मज़ीद दूर ले जाती। शायद अल्लाह अजनान शाह को इस लड़की के ज़रिए तुम्हारे करीब लाना चाहता था। तभी तो देखो, जो ही तुमने अपनी सोसाइटी की एक लड़की से उसके लिए फ़ाइनल की, वो जो हर लड़की से शादी से इनकारी था, अनन फनन निकाह कर आया। रब के हर काम में हमारे लिए बेहतरी होती है। तुम एक बार तो आगे भर कर अपनी बहू को गले लगाओ, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो बच्ची के लिए। आलम शाह एक मारूफ बिजनेसमैन हमेशा से ही ऐसे हसास और नरम दिल थे, और वलीद शाह उनकी कापी। तभी तो वो माँ बाप का लाडला था। अलबत्ता अजनान शाह बिल्कुल उलट था, वो घर वालों से बहुत फासले पर था, और ये फासला बचपन से ही शुरू हुआ था। जब अजनान शाह बहुत बीमार हो गया और इसके इलाज के लिए अमेरिका ले गए, तब वलीद होने वाला था। कुलसूम इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी, मजबूरन आलम शाह को अकेले ही जाना पड़ा। वहाँ अजनान शाह के मामू कुलसूम के भाई भाभी ने उसे संभाला। यहाँ कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हो गई कि आलम शाह को कुलसूम के पास आना पड़ा। जब तक यहाँ सब ठीक हुआ और कुलसूम तकरीबन 3 माह के वलीद को लेकर वहाँ गई, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ उनका 5 साल का अजनान उनके बजाय 3 माह में उनकी भाभी से बहुत मानूस हो गया है। ज़बरदस्ती वापस लाने पर यहाँ फिर बीमार पड़ गया, तो उन्होंने उसे भाई भाभी को ही दे दिया। वो 16 साल का हुआ तो भाई भाभी कार एक्सीडेंट में वफात पा गए। अजनान शाह उनके पास आ गया, लेकिन उनसे बहुत दूर था, और ये दूरी हमेशा रही। वह किस मिजाज का था वो आज तक समझ नहीं पाई। वो घर वालों से कभी कोई बात शेयर करता ही नहीं था। घर उसके लिए शायद कोई कैद खाना था, या फिर कोई मुसाफिर खाना, जहाँ वो कभी पाबंदी से रातें गुजार लेता और कभी कई कई दिन पलट कर नहीं आता था। बाज़-औक़ात तो वो भूल ही जाती कि उनका सगा बेटा है। वो यकदम अपनी जगह से उठी और इस लड़की की तरफ आ गई। शायद अल्लाह अजनान शाह को इस लड़की के ज़रिए उनके करीब लाना चाहता था। वो नाशुक्रापन नहीं करना चाहती थी। क्या नाम है तुम्हारा? वो जो जाने लगी थी चौंकी। पारस, मैं अजनान शाह की मामा हूँ। उसने शायद ही कभी कहा हो, लेकिन तुम ज़रूर कहना। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। आलम शाह मुस्कुरा कर बोले। कुलसूम ने नहायत इज़्ज़त एहतराम से उसे अजनान शाह की कुर्सी पर बिठाया। बड़ी ताई, ये लड़की टेबल मैनर से आगाह होगी। तूबा शाह के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तूबा, जस्ट शट अप। वलीद शाह ने उसे घूरा। आप अपने बेटे से पूछ लें कि वो कब तक फारिग होंगे, ताकि हम उनके वलीमे के लिए कोई रिसेप्शन वगैरह रख लें, ताकि सबको मालूम हो जाए कि साहबजादे शादी कर चुके हैं। कुलसूम ने यकलख्त आलम शाह को मुखातिब किया। कुलसूम शाह, थोड़ा इंतज़ार करें, अभी इस बच्ची की हालत ऐसी नहीं। इसकी नानी के इंतकाल को अभी 72 घंटे भी नहीं हुए। हम बात में सोचेंगे। वो मुस्कुरा कर बोले। अरे नहीं, अभी तो मुझे अपनी बहू के लिए खासी तैयारी करनी है। मैं खुद कल परसों तक मैनेज नहीं कर सकती। मैं तो आपके बेटे की फरागत का पूछ रही हूँ। वो भी मुस्कुरा दी। शरफुद्दीन साहब, नाश्ता ले आए मेरे लिए। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने आवाज़ लगाई। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सवाए उसकी नई नवेली दुल्हन के। जी साहब जी। चंद लम्हों में ही उन दोनों का नाश्ता उनके सामने लगने लगा। मोहतरमा पारस जी, आते ही मेरी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। कब्जे का क्या सवाल, आपकी हर चीज़ अब मेरी ही है, जैसे आपके मामा पापा अब मेरे मामा पापा हैं। उसका अंदाज़ बड़ा नॉर्मल सा था, चेहरे पर किसी किस्म की मुस्कुराहट, झिझक, शर्म कुछ नहीं था। वाओ, मेरे माँ बाप पर कब्जा। उसके यूँ कहने पर बाप ने फ़ौरन माँ को देखा, और माँ ने उसकी वापसी की उम्मीद को मजबूत कर लिया। ओके बाय। नाश्ते के बाद बिना किसी को मुखातिब किए वो उठ कर चला गया। चची ने फ़ौरन उस नई नवेली दुल्हन को देखा, जो पहले की तरह इत्मीनान से नाश्ते में मसरूफ़ थी। उन्होंने गहरा सांस लिया। मैं अंदर आ जाऊं बेटा? नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में आ गई। अभी वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी कि मामा ने अंदर झांका। मामा प्लीज़ ऐसे तो ना पूछे। वो एकदम से खड़ी हो गई। मैं अभी कुछ देर पहले भी आई थी, तब आप नमाज अदा कर रही थी। वो मुस्कुरा कर अंदर आ गई। उनके पीछे मुलाजमा थी, काफ़ी शॉपर्स पकड़े हुए। इसे रख दो और आप जाओ, उन्होंने मुलाजमा से कहा, तो वो शॉपर रख कर चली गई। आलम कह रहे हैं आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, मगर बेटा माफ़ करना, अपनी ये एक दिन की बहू मुझे यूँ अच्छी नहीं लग रही। आप ज़्यादा नहीं करो, मगर अपने हाथों और नाक में कुछ पहन लो। सुहागन लड़कियों के नाक और हाथ
کا खाली होना अच्छा शुगर नहीं होता है ना, बस इसीलिए मैं आपके लिए ये चूड़ियाँ और लौंग लाई हूँ और कुछ कपड़े भी हैं आपके। उन्होंने हीरे की लौंग उसकी तरफ बढ़ाई, अपने हाथों से उसे चेन लॉकेट पहनाया, एक एक सोने की चूड़ी उसके हाथ में डाली, हीरे की टॉप्स तक उसके कानों में खुद पहनाए। शहजादी जैसे हुस्न का क्या करना, हाँ उनका नसीब तो अच्छा है, हाँ उन जैसा नसीब हो तो अच्छा है। वो बाहर से लौट कर आती तो नाना नज़र ज़रूर उतारती और ये मंजर उनकी पड़ोसन खाला देख लेती तो ये ज़रूर कहती, मेरी तो अपने रब से एक ही दुआ है, वो मेरी शहजादी के लिए किसी महल वाले को ही भेजेगा। नानो हंस कर कहती, उनकी दुआ पूरी हो गई। वो एक महल में आई, लेकिन महल में आकर हर शहजादी खुश भी हो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ रिश्तेदार ख़वातीन आ रही हैं तुमसे मिलने, तुम बस ज़रा सा तैयार हो जाओ। उसके लिए कपड़ों का इंतखाब भी खुद किया। वो बहुत हल्का सा मेकअप करके उनके साथ आ गई। इन रिश्तेदार ख़वातीन और लड़कियों के सामने उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, जो कहना था वो ममा ही कहती रही। वो वहाँ बहुत देर बैठी रही। ममा असर का वक्त हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ? हाँ बेटा आप जाएँ। इसके वहाँ से जाने के बाद उसने असनान शाह की अकल पर मातम करना शुरू कर दिया और तुबा शाह उनके इस ख्याल जान उनके उसके बारे में ख्याल जानकर हंसती चली गई। इस लड़की के आ जाने के बाद उसकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कार की आवाज़ पर कुलसूम शाह की आंख खुली। उन्होंने टाइम देखा और गहरा सांस लिया, क्योंकि वो इसी टाइम आया था जो उसका मामूल था। रिलैक्स बेगम, उसने शादी किसी तूफ़ानी किस्म के इश्क के तहत नहीं की कि वो हर वक्त इस लड़की की पट्टी से लगा रहे। तब्दीली वक्त के साथ आ जाएगी और ये लड़की तब्दीली ले आएगी हमारे बेटे में। आलम शाह मुस्कुराए, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। उन्होंने फिर एक निगाह घड़ी पर डाली, 2:30 बज रहे थे। अरे, वो कमरे में पहुंचते ही ठटक कर रुका। वो बिल्कुल ही भूल गया था कि कोई है जो अब उसके कमरे में मौजूद उसकी हर चीज़ का शराकतदार है। तभी वो बेड पर इतने आराम से सो रही थी। वो सर को झटकते हुए वॉशरूम की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी किसी चमकती हुई चीज़ ने उसकी तवज्जो समेट ली। हीरे की लौंग नाइट बल्ब की रोशनी में उसकी चमक वाज़ेह थी। मतलब मामा के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हैं। वो करीब आया तो कान में मेरा टॉप्स भी दिखाई दिया। वाह, बड़ी शार्प है। मामा को इतनी जल्दी मुट्ठी में कर लिया। अब उसकी गर्दन में चेन का छोटा सा हिस्सा भी नज़र आ रहा था। पता नहीं घर वालों के लिए इस लड़की की मौजूदगी सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे गलती होगी, इसका खमियाजा घर वालों को भुगतना पड़े। कहीं ये लड़की धोखेबाज ना निकले। वो इस लड़की को ठीक से जानता भी तो नहीं था। खैर, मैंने इसके साथ हमदर्दी की है। खुद को तसल्ली देते हुए वो मुतमिन हुआ। हमदर्दी को इसके अंदर से ज़ोर से चीखा था। वो बुड़बुड़ा कर पलटा। उसने आगे बढ़कर अपना नाइट सूट निकालने के लिए वार्डरोब खोला। आपका नाइट सूट वॉशरूम में है। वार्डरोब खोलने की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। और इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ। ओके, अभी तो मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही। सुबह वो सूट वापस रख दूंगी, अब अपना काम खुद कर लें। उसने जवाब दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। इस फ़र्क के साथ कि पहले बेड पर थी, अब सोफे पर जा सोई। जब तक वो वापस आया वो एक बार फिर गहरी नींद में जा चुकी थी। वो बेड पर गिरकर थोड़ी ही देर में बेखबर सो गया। परी बेटा, आज हम हमारी सोसाइटी की ख़वातीन तुमसे मिलने आ रही हैं। नाश्ते की टेबल पर इस इत्तला को सुनते ही उसने एक गहरा सांस लिया। फिर मामा शरफुद्दीन के साथ मिलकर कुकिंग का इंतज़ाम करने लगी, क्योंकि इन बेगमात को दोपहर में आना था। मामा मैं कुछ हेल्प करवाऊँ? उनके पास आ खड़ी हुई। बिल्कुल, ये सब तुम्हें भी करवाना होगा, क्योंकि मैं खाने के मामले में मुलाजमों पर भरोसा नहीं करती। मगर आज तुम सिर्फ 2 दिन की दुल्हन हो, इसलिए आराम से बैठो। और कल तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, इसीलिए आज मैंने ब्यूटिशियन को बुलाया है। वो तुम्हारे हाथ पाँव पर मेहंदी लगा देगी। वो कहते कहते रुक के पलटी। आज तुम्हारी नानी को 3रा दिन हो गया ना। हम शाम को कुछ खाना और दीगर चीज़ें यतीम खाने में ले चलेंगे, ठीक? उसकी चुप को और चुप लग गई। उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। मेरी बच्ची तो बहुत सब्र वाली है, देखना तुझे माँ बाप जैसी चाहत वाला ससुराल मिलेगा। नानों की दुआएं कबूल हुई थी, मगर उन्हें देखने के लिए नानू नहीं थी। बड़ी बेगम साहबा, पार्लर से एक लड़की आई है। मुलाजमा ने आकर बताया, जाओ बेटा लाउंज में जाओ, बल्कि मेरे साथ आओ। वो उसे अपने साथ ले आई। फिर डिज़ाइन बुक में से 1-2 डिज़ाइन पसंद कर ली कि उसे बिठा कर चली गई। 3 घंटे में उसकी मेहंदी मुकम्मल हुई थी। फिर मामा ने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद ही मेहमान ख़वातीन आ गई। वाह भाई, आपकी बहू तो बड़ी प्यारी है, बल्कि सचमुच की परी है। मामा ने उसे परी कहना शुरू कर दिया था। नानो भी उसे परी कहती थी। इसके बाद मामा उसे लेकर यतीम खाने आ गई। पता है परी, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजार कर। वो दोनों वहाँ काफ़ी देर रुकी। जब घर आई तो वलीद शाह घर आ चुके थे। आप कहाँ गई थी मामा? उसने एक नज़र भी पारस की तरफ न डाली। खाना खा लिया तुमने? जी। और चाची कहाँ है? कह रही थी तूबा को यूनिवर्सिटी से पिक करके शॉपिंग पर जाएंगी। आप भी शॉपिंग के लिए गई थी? उसके सवाल पर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो दारुल इत्फ़ाल गई थी। उन्होंने यतीम खाने का नाम लिया। अच्छा, अपनी बहू को लेकर? वो हंसा। पारस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उनकी बहू आपकी भाभी है? उसने यकदम से कहा तो वलीद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लिया हुआ था। मामा ने वलीद को तदीबी नज़रों से देखा। जाओ परी, तुम आराम करो बेटा,
उनके कहने पर वो आगे बढ़ गई। वलीद, बुरी बात है बेटा, वो भाभी है तुम्हारी। मामा भाई, आप इसे कबूल कर सकती हैं, मगर मैं इसके और अपने बीच मौजूद इस वाज़ेह फ़र्क से समझौता नहीं कर सकता। मैंने अजनान शाह की बीवी को इस रूप में कभी भी नहीं सोचा। उसकी गर्लफ्रेंड देखी है आपने? ठीक कहा था तूबा ने। इस हमदर्दी से मुकम्मल नुकसान उठाया है अजनान शाह ने। वो बेजारियत से बोला, मैं गरीबों के साथ बहुत हमदर्दी करती हूँ, मगर कभी किसी लड़की को अपनी बहू बनाने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़की अजनान शाह को हमारे करीब ले आएगी। तुम्हारा ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा है ना इन गरीब लोगों से। अगर इन लोगों को मौका मिले ना तो ये जो चाहे हासिल कर लेते हैं। तारीख गवाह है, बड़े से बड़े नामवर इंसान का बैकग्राउंड गरीब है। तो मतलब आपको इससे कोई हमदर्दी या मोहब्बत वगैरह नहीं हुई, बल्कि आप इसे काबू करने के चक्कर में हैं ताकि भाई आपके करीब आ सके। तुबा शाह ने गलत मौके पर एंट्री दी थी। वली शाह ने उसे घूर कर देखा। मतलब वो हमें पसंद नहीं आई तो आपको भी अच्छी हरगिज़ नहीं लगी। वेरी नाइस, आप बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं आ जाती? कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगी। वो हंसे जा रही थी। बेटा, घर भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, घाटा यहाँ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो मुस्कुराई। मतलब ताई कि आप मुझसे भी प्यार किसी फ़ायदे के लिए करती हैं? उसकी आंखें फैल गई। तुमसे क्या फ़ायदे हासिल होने हैं इन्हें? तुम सिर्फ नुकसान देने वाली मशीन हो। वलीद शाह ने हंस कर छेड़ा तो उनकी जंग अब शुरू हो गई। कुलसूम शाह शाम के खाने की तैयारी देखने किचन में आ गई। मामा, मैं अंदर आ जाऊं? आलम शाह कुलसूम शाह ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आ जाओ बेटा। कुलसूम ने पैर समेट कर उसके लिए जगह बनाई। मामा, शरफुद्दीन ने बताया आपके पैरों में दर्द हो रहा है और आपने इससे बाम मंगवाई थी। उनका सर इस बात में हिला। मामा, मैं ये जैतून का तेल लाई हूँ, इसका मसाज करवा लें, क्योंकि बाम वगैरह से वक्ती तौर पर फ़ायदा होगा, जबकि जैतून में हर मर्ज़ की शिफा है। उसने तेल हाथ में लेकर उनके पैरों में मसाज शुरू कर दिया। बेटा रहने दो, मैं कर लूँगी। उन्होंने पैर पीछे हटाना चाहे। आप खुद कर लेंगी तो मुझे बेटा भी मत कहें, और अगर बेटा कहना है तो इतना गैरियत मत बरतें। उसने नरमी से मसाज जारी रखा। मम्मा को बहुत सुकून मिल रहा था। थैंक यू बेटा, मुझे बाम से ज़्यादा अच्छा लगा। वो काफ़ी देर बाद फारिग हुई। पापा, आपके सर में भी मसाज कर दूँ? इतना ज़्यादा नज़र का काम करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। वो जब से आई थी पापा फाइलों में बिजी थे। अरे नेकी और पूछ पूछ। वह से तो उसने उनके सर पर भी मसाज शुरू कर दिया। परी, पता है मुझे नींद आनी शुरू हो गई है। उनकी आंखें वाकई बोझल होने लगी। आपको नींद आ रही है? हैरत अंगेज़ वाक़या है, मामा ने कदरे चौंक कर कहा। वो मुस्कुरा कर हट गई। पापा फ़ौरन लेट गए। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक उसने तेल की बोतल का ढक्कन बंद किया, हाथ साफ किए, पापा वाकई सो गए। मामा ने उन्हें हैरत से देखा। परी, ये तो वाकई सो गए। मामा की बात पर वो मुस्कुरा दी। जी मामा, जैतून में शिफा है। आपके सर में भी कर दूँ? उसने कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे अजनान शाह के आने का भी पता नहीं चला। सुबह वो नाश्ते की टेबल पर आई तो पापा ने मुस्कुरा कर उसे कहा, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। मामा ने मुस्कुराकर पापा की तायद की। मगर वो तो इतनी ज़ोर से हॉर्न देते हैं कि मोहल्ला जाग जाए। मुतुबा शाह ने हैरत से कहा, हाँ भाई, हम भी रोज़ जाग जाते हैं, मगर कल हमारी बेटी ने इतना अच्छा मेरे सर का मसाज किया, मैं परेशानी से बेखबर सो गया। पापा ने मुस्कुराकर उसे देखा और तूबा ने मायने खेज नज़रों से वली शाह को देखा। शरफुद्दीन, मेरा नाश्ता ले आओ। सीढ़ियाँ उतरते ही कहना उसकी आदत थी। सब उसे चौंक कर भी ज़रूर देखते थे। कैसे हैं बेटा आप? पापा ने पूछा। जी बिल्कुल ठीक। जवाबन उसने कभी उनकी खैरियत नहीं पूछी थी। नाश्ते के बाद ओके बाय कहकर वो चलता बना। पता नहीं सबसे आखिर में आकर सबसे पहले नाश्ता करके वो कैसे चला जाता था। दिन गुजरने लगे। आलम शाह ने पूरे दिल से पहले ही दिन उसे बहुत तस्लीम कर लिया था और अब वो उनकी बेटी बनती जा रही थी। कुलसूम शाह भी दिल ही दिल में उसकी मुतरफ होती। ये भूलती जा रही थी कि इस लड़की को वो अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। मामा, अजनान शाह ने अब तक अपनी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ी है। उसकी शादी को 2 माह गुजर चुके थे कि एक शाम वलीद ने आकर बताया, उसने अब तक अपनी रविश नहीं छोड़ी। वो और क्या छोड़ेंगे? तूबा मुस्कुराई। मामा, आप तो कह रही थी ये लड़की अजनान शाह को बदल देगी। वलीद, वो 27 साल से ऐसा ही है। वो लड़की 2 माह में कैसे बदल सकती है? कुछ वक्त तो लगेगा। मामा ने मुस्कुराकर वलीद को तसल्ली दी। गोया मतलब वो 27 सालों से गर्लफ्रेंड बना रही हैं। पैदा होते ही ये काम शुरू कर दिया था, या वो 50 साल के हैं? तूबा की ज़ुबान उफ उफ। वलीद ने घूर कर देखा। मामा, आपको इनके ये नखरे कब तक उठाने होंगे? वो बेजार हुआ। वलीद, ऐसा करके मुझे अच्छा लगता है। मामा ने एकदम संजीदगी से कहा। कैसा करके? तूबा शाह और वलीद शाह दोनों चौंके। उससे मोहब्बत करके। तुम्हें यकीन नहीं होता, मुझे हर घड़ी उसका ख्याल, उसकी फ़िक्र रहने लगी है। पहले मैं उसे अक्सर शॉपिंग या दीगर बातों के लिए बाहर ले जाती थी, लेकिन एक दिन मैंने अजनान शाह को एक लड़की के साथ देखा। उसकी नज़र नहीं पड़ी, मगर मैं उसे जल्दी से वहाँ से ले आई। मैं नहीं चाहती थी उसका दिल दुखे। पहले मैं अजनान शाह के लिए उदास हो जाया करती थी, लेकिन अब मैं उसकी हरकतों पर अफसरदा हो जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे परी के लिए बहुत डर लगता है। वो तासुफ से कह रही थी। मामा, वलीद शाह आंखें फाड़े उन्हें देखता रह गया और तूबा भी गंग रह गई। वलीद,
اب تو مجھے یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس کے ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہے، پورے دل سے اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ پورے جذبے سے کہہ رہی تھی۔ پہلی بار ولید شاہ اور طوبہ شاہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئے۔ انہیں جستجو ہوگی، آخر وہ ایسا کیا کرتی ہے جو پاپا کے بعد ماما بھی اس کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ میں آج رات پیرس جا رہا ہوں، وہ کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر اپنی سنا دینا۔ سب نے چونک کر دیکھا سوائے اس کی دلہن کے، ہنی مون کے لیے۔ یہ طوبہ اور اس کی زبان، اوف اوف، پرسنل کام ہے۔ سونیا جعفر بھی پیرس جا رہی ہے۔ ولید شاہ کو عدنان شاہ سے متعلق ہر معلومات رہتی تھی، مگر وہ کبھی اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ مخاطب تو آج بھی نہیں کیا، لیکن سونیا جعفر عدنان شاہ کی نئی گرل فرینڈ تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ عدنان شاہ نے بڑے غور سے ولید شاہ کو دیکھا، مگر ولید شاہ کی نظریں اس کی بیوی پر تھی، جو ہر طرف سے بے نیاز اپنے ناشتے میں مگن تھی۔ عدنان شاہ کے لبوں پر استحضائیہ سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ ولید شاہ کیا چاہتا تھا یہ اسے لمحوں میں سمجھ آ گیا۔ وہ اس کی بیوی کو اس کی طرف سے مشکوک کرنا چاہتا تھا۔ عدنان شاہ کا دل چاہا کہ وہ خوب کھلکھلا کر ہنسے۔ ماما نے ولید کو گھور کے دیکھا۔ آپ کی نیو گرل فرینڈ ہے وہ؟ طوبہ شاہ واقعی طوبہ شاہ تھی، اپنی نوعیت کا واحد پیس۔ ابھی اس سے ملے مجھے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ابھی کچھ سوچا نہیں۔ عدنان شاہ کو اپنے گھر والوں سے پہلی بار بات چیت کرتے ہوئے دلچسپی محسوس ہوئی، البتہ ولید شاہ کے چہرے پر اب جھنجھلاہٹ نمایاں تھی، کیونکہ عدنان شاہ کی بیوی اسی طرح مطمئن تھی۔ گرل فرینڈ کے لیے اتنی سوچ بچار اور بیوی پل بھر میں لے آئے۔ طوبہ شاہ وہ کی پھٹا بھانس تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے بیوی کے لیے سوچ بچار نہیں کی، مگر بیوی بالکل ویسی ملی جیسی میں چاہتا تھا۔ وہ مسکرا دیا، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہ کھڑا ہو گیا۔ تو آپ کو ایسی بیوی چاہیے تھی جو آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے؟ ولید شاہ کا لہجہ سلگ رہا تھا، عدنان شاہ کی باتوں سے نہیں بلکہ بیوی کے اطمینان سے۔ عدنان شاہ نے مسکرا کر کندھے اچکائے اور اوکے بائے کہہ کر باہر چلا گیا۔ اور آپ ساری زندگی اس شخص کے ساتھ ایسے ہی گزاریں گی؟ ارے ہاں، آپ ایسے ہی گزار دیں گی، کیونکہ سمجھوتے تو آپ غریبوں کی گھٹی میں پڑے ہوتے ہیں۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کیوں اتنا مشتعل ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ اسے اپنے بھائی کی حرکتیں تو برداشت ہو ہی جاتی تھی، مگر اس کی بیوی کا سکون ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی عدنان شاہ کے لیے ماما کی طرح پریشان ہوا کرے، اور وہ ایسا کیوں چاہتا تھا اسے خود نہیں پتا تھا۔ شرفو، کھانا لگا دو۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ واپسی میں شرفو یا ماما کے بجائے عدنان شاہ کی بیوی کو دیکھ کر چونکا۔ ماما اور شرفو؟ عدنان شاہ کو گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ماما تو خالہ کے گھر گئیں اور شرفو کو بخار ہے۔ اس کی سن کر وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد چائے لو گئی یا کافی؟ اصل میں بھوک بہت لگ رہی ہے، مجھے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا، اس لیے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ، تو پھر پہلے کھانا کھائیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تم بتاؤ کیا لوگے؟ ماما اور وہ تینوں ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ وہ کبھی چائے کی فرمائش کرتا، کبھی کافی کی، اس لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ تو میں ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد بتاتا ہوں۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ آپ پہلے کھانا کھا لو۔ پتہ ہے ولید، مجھے بیف پلاؤ اتنا پسند ہے، اس کی خوشبو سے تو بھوک کے بارے میرا دم نکلنے والا تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے بولی۔ تو کھا لینا تھا کھانا۔ اس نے رائتا ڈالا۔ اکیلے کھاؤ نا ولید، تو کم کھایا جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کو زیادہ کھانا تھا؟ وہ ہنسا۔ ہاں، اور کیا اتنا مزے کا ہوتا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی بے تکلفی سے بات کبھی نہیں کی تھی۔ ولید، تو مجھے نیٹ سے کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر دو گے؟ میں فارغ وقت میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کھانے کے بعد چائے لے آئی۔ آپ کو لیپ ٹاپ استعمال کرنا آتا ہے؟ صرف کتابوں میں، پریکٹیکلی میں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اوکے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ جب تک ماما واپس آئی تھی وہ دونوں گہرے دوست بن چکے تھے۔ اب روز واپسی میں ولید لیپ ٹاپ لیے اس کے پاس آ بیٹھتا، اسے نئی نئی ویب سائٹ وزٹ کرواتا۔ وہ اور ماما دونوں کے لیے ایک نئی دلچسپی نکل آئی تھی۔ ولید، تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم دونوں بہت قریب آ گئے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد پہلے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، اب تینوں ساتھ بیٹھے رہتے۔ کچن ان کی بہو نے سنبھال لیا تھا۔ ہاں ماما، ہم پہلے اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ خود حیران تھا۔ وہ باہر سے آ کر ایک ایک بات گھر میں بتانے لگا تھا۔ پتہ ہے ماما، گھر میں اب کچھ ایسا ہے کہ باہر دل نہیں لگتا۔ تم ان باتوں سے کچھ اخذ کر رہے ہو ولید، کہ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ماما؟ وہ چونکا۔ ولید، تم، میں اور تمہارے پاپا اب گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ طوبہ اور تمہاری چاچی بھی کچھ وقت گزارنے لگی ہیں۔ اگر رات میں کسی پارٹی میں جائے تو اسے اکیلے ڈر لگتا ہے، دن میں کہیں جائے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر لیتی ہے کہ اگر جانا مجبوری ہے تو جلدی لوٹ کے آنا اس سے بڑی مجبوری بن جاتی ہے۔ جی ماما، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ گھر میں جو یوں دل بندہ ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے ہمیں گھر سے باندھ دیا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تو پھر وہ عدنان شاہ کو کیوں نہیں باندھ رہی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ ماما، وہ حیران سا انہیں دیکھے گیا۔ عدنان شاہ کو کیوں نہیں باندھ لیتی گھر سے؟ وہ کیوں نہیں بدل رہا؟ اس لڑکی کے آنے سے مجھے لگا تھا مجھے میرا بیٹا مل جائے گا، وہ آج بھی مجھ سے اتنے فاصلے پر ہے، کیوں؟ عدنان شاہ کیوں دور ہے مجھ سے؟ وہ یکدم رو پڑی۔ ولید شاہ کے لب بھینچ کے وہ اپنی زندگی لٹا کر بھی شاید عدنان شاہ کی کمی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ جب اپنا کوئی مر جاتا ہے تو اس کی طرف سے دل کو قرار آ جاتا ہے،
लेकिन कोई आंखों के सामने दूर रहे तो उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और अजनान शाह की ये दूरी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। वो जो चाय लेकर आई थी इसी खामोशी से पलट गई। वो नहीं चाहती थी वलीद और मामा उसे देख लें। अजनान शाह, इतनी आज़ादी का क्या करोगे? तुम्हारी माँ देखो तुम्हारे लिए कैसे तड़प रही है। उसे अफसोस हुआ। सॉरी मामा, मगर मैं आपकी तकलीफ़ पर सवाए अफसोस के और कुछ नहीं कर सकती। भाभी, अजनान शाह की शादी को 6 माह गुजर गए हैं, मगर वो अभी तक वैसे का वैसा है। हमारे जेठ साहब का तो ख्याल था ये लड़की ज़रूर उसे आपके करीब ले आएगी। ये तो उल्टा वलीद के ही पीछे पड़ गई है। अब तो वो घर से बाहर जा ही नहीं सकता। ऐसे मसले वो अपने शोहर के लिए क्यों पैदा कर रही है? उसके शोहर को तो ना तो फूलों से दिलचस्पी है, ना किताबों से, ना ही इंटरनेट के ज़रिए दुनिया घूमने का शौक़। वो तो जब चाहता है उठकर कहीं भी चल देता है। बात अगर अजनान शाह की बुराई थी, लेकिन परी का दिफा भी थी। अपने बच्चों में तो दिलचस्पी होती है, ये कुछ ऐसा ही सोचते। कैसा भी बुरा इंसान क्यों ना हो, किसी के आगे ना झुके, अपने बच्चों से तो मोहब्बत करता है, उनके लिए तो रुकता ही है। मामा ने रुक कर चाची को देखा। शायद चाची की कोई पहली बात थी जो मामा के दिल में खुप गई, और शाम तक उन्होंने परी से कह दिया तो वो एकदम सुर्ख पड़ गई। वो यकीनन शर्मा गई थी। अरे, अगर ऐसी कोई खुशखबरी थी तो तुमने मुझे बताया नहीं परी। उसका सुर्ख पड़ता चेहरा उन्हें कुछ और समझा रहा था। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, वो कब नवाजे। वो गड़बड़ाई। ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। देखो बेटा, मुझे लगता है इतनी बड़ी खबर पाकर अजनान शाह ज़रूर बदल जाएगा। पता नहीं पहले मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। अभी भी तुम्हारी चाची ना कहती तो मैं तो अजनान शाह के बदलने की उम्मीद को दिल में लिए बैठी रहती। उफ चाची, अल्लाह आपको समझे, मेरी सीधी सादी मामा को किस राह पर लगा दिया। दिल करा उठा। बस तुम सुबह मेरे पास डॉक्टर के पास चलो। ओफो, अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आज पता नहीं 2 कब बजेंगे। उनकी शादी को 6 माह हो गए थे, और आज पहली बार वो अजनान शाह की आमद की शिद्दत से मुंतज़िर थी। कमरे का चक्कर लगाते लगाते उसकी टांगें शल हो गई, मगर अभी तक 12 नहीं बजे थे। मैं सोने की कोशिश करती हूँ, जब वो आएगा तब उठकर बात करूँगी। लेकिन मैं ये बात उससे कैसे करूँगी कि तुम्हारी माँ बच्चे की ख्वाहिशमंद हो रही है? ओह नहीं अल्लाह, मैं क्या करूँ? वो परेशानी के आलम में एक बार फिर टहलने लगी। लेकिन अगर उससे नहीं कहा तो सुबह जो ये हॉस्पिटल की तलवार सर पर लटकेगी, उससे कैसे बचूं? पारस बीबी, थोड़ी देर के लिए तो शर्म-ओ-हया को ताक में रखना पड़ेगा। नहीं नहीं मेरे अल्लाह, मैं नहीं कह पाऊंगी। तू मुसत बुलबुल असबाब है, मेरे लिए असबाब बना दे, मुझे इस परेशानी से निकाल दे। नींद सूली पर भी आ जाती है, और 1 बजे उसे नींद आ गई। दोबारा आंख खुली तो 3 बज रहे थे। अरे, अजनान शाह अभी तक नहीं आया। वो चल पड़ी। फिर परेशानी बढ़ने लगी तो उसने उठकर वजू किया और तहज्जुद अदा करने लगी। 3:45 बजे अजनान शाह घर आया। उसकी परेशानी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हर बात जहन से निकल गई, क्योंकि अजनान की शर्ट खून से भरी थी। आप ठीक हैं? ये सब क्या हो गया अजनान शाह? वो बदहवासी से उसकी तरफ भरी। मैं ठीक हूँ, ये दूसरे गाड़ी के ड्राइवर का खून है। उसने शर्ट उतारी। इसका खून आपकी शर्ट पर कैसे आ गया? वह हैरान हुई, क्योंकि इसे वाकई कोई चोट तो क्या खराश भी नहीं आई थी। मोहतरमा, जज्बा हमदर्दी तो आपको पता है मेरे अंदर कितना भरा है। बस इसके तहत मैंने उसे उठाकर अपनी कार में डाला और अस्पताल ले गया। वो वार्डरोब से उसके लिए शर्ट ले आई। मैं नहाऊंगा। वो वॉशरूम में घुस गया। वो पहले ही इतनी टेंशन में है, मैं मज़ीद प्रॉब्लम डिस्कस करने बैठ जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं करना। वो सोचते हुए बेड के किनारे बैठ गई। वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ निकला तो उसे देखकर चौंका। वो हमेशा सो रही होती थी और आज जाग रही थी। पारस बीबी, लामा इकबाल ने जागकर पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आप किसका ख्वाब देख रही हैं? उसने तौलिया उस पर फेंका तो वो चौंक गई। आप सुबह अस्पताल जाएंगे इस ड्राइवर को देखने? अचानक उसके जहन में ख्याल आया। अजनान शाह ने चौंक कर उसे देखा। पता नहीं वो किस हाल में हो। वो ड्राइवर एक लड़की थी। मैंने उसकी फैमिली को उसके मोबाइल से इन्फॉर्म कर दिया था। उसके फादर और सिस्टर के आने के बाद ही मैं घर आया हूँ। उसने तफसीली जवाब देकर उसे ड्राइवर के सदमे से निकालना चाहा। फिर भी हमें सुबह जाकर देखना तो चाहिए कि उसकी अब कैसी तबीयत है। वो मुसर हुई। हमें? उसने अचंभे से दोहराया। हमें से क्या मुराद है आपकी? प्लीज़ अजनान शाह, मुझे भी अस्पताल ले चले। बड़ा गिड़गिड़ाता हुआ लहजा था। अजनान शाह ने हैरत से देखा, फिर कुछ सोचा। किसी मुश्किल में हो? उसके अंदर तक खोज लगाती निगाहें। पारस ने अपने सर पर हाथ मारा। इतनी आसानी से मामला निपट गया? उसने इस बात में सर हिलाया। अजनान शाह, वैसे तो मेरे अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि मैं हर मामले को निपटा सकती हूँ, मगर कभी जब आपको बुलाऊँ तो प्लीज़ फ़ौरन आ जाना। समझ लेना, मैं जिस मुश्किल में हूँ वहाँ से आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। उसने ये बात इस घर में अपनी दूसरी रात को अजनान शाह से कही थी। फिर आज तो सिर्फ उसे अजनान शाह को पुकारना था, इतनी तफसील बताने की ज़रूरत न थी। वलीद शाह, छुट्टी करो। शहजादी साहबा की सवारी आज सुबह ही सुबह न जाने कहाँ जाने के लिए तैयार है। उसे ब्लैक चादर में सीढ़ियाँ उतरता देखकर वलीद ने ऐलान किया, तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, मैं अजनान शाह के साथ जा रही हूँ। वो मुस्कुराई। कहाँ? वो सब बुरी तरह चौंके। लेकिन पूछा वलीद ने था। अस्पताल।
اس نے ماما کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا سفید پڑ گیا۔ پارس بی بی کسی کے جذبات سے کھیلنا بری بات ہے۔ اس کے ضمیر کا چابک بے وقت پڑا۔ ہسپتال کیوں؟ اس کا سفید پڑتا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے ولید نے پوچھا۔ ولید اسٹاپ اٹ، کتنے سوال کرتے ہو تم؟ ممی نے خفگی سے کہا۔ ولید نے چونک کر ماما کو دیکھا، تبھی عدنان شاہ سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ ولید یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ شرف الدین، میرا ناشتہ لے آؤ۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں باہر نکلنے کے اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی چادر کے پلو سے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ عدنان شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کیسی ہے آپ کی سسٹر؟ عدنان شاہ ایک دم روم کے باہر کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوا۔ وہ ان کے قریب آئی۔ ابھی بہتر ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ دونوں کو روم کے اندر لے آئی۔ میرے خدا، کتنی خوبصورت ہے یہ۔ بیڈ پر لیٹے وجود پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ عدنان شاہ نے بخوبی سن لی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ کشمالہ۔ وہ اس لڑکی کے کہنے پر اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کی کون ہے؟ وہ رات عدنان شاہ کو دیکھ کر بہت مرعوب ہوئی تھی۔ میں اور عدنان شاہ کزن ہیں آپس میں۔ عدنان شاہ کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی۔ آپ کے خاندان میں عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ وہ لڑکی حیران ہوئی۔ نہیں، یہ جراثیم صرف میرے اندر ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ کچھ دیر اور بیٹھ کر وہ دونوں باہر آئے۔ عدنان شاہ، وہ کتنی خوبصورت تھی نا؟ وہ ابھی تک اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہوگی، میں نے اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی بے پرواہ تھا۔ بائی دی وے، تم آئی کیوں ہو؟ کیا مشکل آن پڑی ہے تمہیں؟ اوہ ہاں، مجھے ویکنس کے لیے کچھ وائٹامن دوائی چاہیے، میں ڈاکٹر سے لکھوا کر آتی ہوں۔ اس کام کے لیے تو ماما کے ساتھ بھی تو آ سکتی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ نہیں، وہ مجھے بڑے مسئلوں میں الجھا دیتی ہیں۔ اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ بس ڈرائیور کے ساتھ اور ولید کے ساتھ مجھے آنا اچھا نہیں لگا۔ یہ تو مجھے یہاں آنا تھا، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے آیا، ورنہ میں تمہیں کبھی نہ لاتا۔ پھر مجھے آپ کو بتانا ہوتا کہ آپ کی ماما نے میرے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ اب اس بات کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عدنان شاہ نے اس کا جواب سنا نہیں تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے لب بھینچ کے اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے تھی۔ اس کا دھیرے دھیرے کپکپاتا بدن نقاب ہونے کے باوجود اس کی حالت کو ظاہر کر رہا تھا۔ ریلیکس، تم نقاب میں ہو، اسے پتہ نہیں چلے گا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ سن رہی تھی۔ اس کا بدن بے جان ہوا جا رہا تھا۔ قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ گرنے سے پہلے یاد رکھنا، میں تمہیں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ شرافت سے آگے بڑھو، وہ تمہیں نہیں پہچانے گا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ بس ایک بے جان مورتی کی طرح اس کے ساتھ چلی آئی۔ اس نے خود وائٹامن دوائیں ڈاکٹر سے لکھوائیں، اسے گھر لے آیا۔ ماما اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن عدنان شاہ نے یہ کہہ کر کہ وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ماما کی خواہشوں اور امیدوں کو اور بڑھا دیا۔ وہ اسے آرام کی تاکید کرتا آفس چلا گیا۔ واٹ اے شیم پری! ولید اسے شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا اور وہ تھی کہ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ اور ولید دونوں رات کھانے کے بعد واک کرنے آئے تھے، بلکہ ولید اسے زبردستی لایا تھا، اور جب وہ گلی کا موڑ مڑنے والے تھے تو اس نے آخری بنگلے کی ڈور بیل بجا دی۔ ولید ہکا بکا وہیں کھڑا رہ گیا تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر فوراً گلی کا موڑ مڑ گئی۔ پری، آپ کو عدنان شاہ کی حرکتوں کا پتہ نہیں؟ عدنان شاہ اگر یہ حرکت دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ اوہ، اور ماما پاپا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر دوہری ہو رہی تھی۔ اسے ہنسی کسی کے گھر کے ڈول بیل بجانے پر نہیں، بلکہ ولید شاہ کے ہمنک زدہ چہرے کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ وہ تو میرا بھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے، بلکہ سچ بتاؤں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ مجھے لگ رہا ہے میری آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے، ورنہ میری پری تو غلط ہو نہیں سکتی۔ اس کی ہنسی یوں غائب ہوئی جیسے بٹن دباتے ہی کمرے میں اندھیرا ہو جائے۔ وہ سن سے ولید کو دیکھے گی۔ ولید، ہر انسان اچھا برا ہوتا ہے، پھر میں کسی کی اچھائی برائی کو دیکھنے کے لیے 1 سال کافی ہوتا ہے، اور اس 1 سال میں نے جان لیا آپ کتنی اچھی ہیں، اتنی اچھی کہ آپ کے اندر کوئی برائی نہیں۔ عدنان شاہ جیسے شخص کے ساتھ رہ کر آپ کو آج تک اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ میری تو پھر یہ آپ کی اچھائیوں کی حد ہے۔ ہماری سوسائٹی کی کوئی بھی لڑکی ہوتی نہ پڑی تو ہمارا گھر میدان جنگ بن چکا ہوتا، عدنان شاہ کی کب کی علیحدگی ہو چکی ہوتی۔ ماما کہتی ہیں آپ کو عدنان شاہ کے متعلق کچھ نہیں پتہ۔ مجھے لگتا ہے جو ہم سے چھپا ہے وہ بھی سب آپ کو پتہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا چلا گیا۔ ولید، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ولید نے اسے روک دیا۔ مجھے لگتا ہے پری، عدنان شاہ نے آپ سے شادی نہیں کی، آپ کو خرید لیا ہے، جیسے آپ دونوں کے درمیان کوئی سودا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی نانی کے بعد ایک چھت، ایک تحفظ دیا ہے، اور بدلے میں آپ نے اسے آزادی۔ ماما کہتی ہیں آپ اسے گھر سے باندھ کیوں نہیں دیتی، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی۔ ولید یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا دماغ بند ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی وہاں سے بھاگ جانے کو، مگر ولید نے اسے بازو سے تھام لیا۔ پری، کچھ ایسا ہی ہے نا آپ کے اور عدنان شاہ کے درمیان؟ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ شٹ اپ، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ سختی سے گویا ہوئی۔ پلیز پری، آپ ہمیں بہت عزیز ہو، اپنا وہ معاہدہ توڑ دو۔ پری، عدنان شاہ کو باندھ لو خود سے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پری، ماما پاپا بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم عدنان کو مجبور کر دیں گے۔ اس نے جدوجہد کر کے ولید سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آ گئی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے وہ بے چین سی ہو گئی۔
اوہ خدایا، ولید کیا کہہ رہا تھا؟ ولید کو یہ سب کیسے معلوم ہو گیا؟ نہیں، ولید کو کچھ معلوم نہیں ہوا، یہ اس کے صرف اندازے ہیں، وہ بہت تیز ہے۔ مجھے عدنان شاہ کو یہ سب بتانا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک طرف ماما اور دوسری طرف ولید۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ ماما نے اسے وہ دوائیاں کھاتے دیکھ کر ایک خوشی کا اظہار کیا، لیکن پھر بھی جب انہیں کوئی خوشخبری نہ مل سکی تو وہ خود اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں اس کی عزت کو خدا نے بنائے رکھا، لیکن اب اسے عدنان شاہ کی طرف سے سپورٹ کیا جانا ضروری ہو چکا تھا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ آج ولید شاہ نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ عدنان شاہ اسے جاگتا دیکھ کر حیرت زدہ ہوا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر گود میں تکیہ رکھے بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے عدنان شاہ، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ اپنی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ ان کی چوتھی بار ہونے والی میٹنگ تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کی شادی کی سالگرہ تھی جسے ولید نے سیلیبریٹ کیا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھ گیا۔ عدنان شاہ، پہلی بار آپ 3 ماہ سے مسلسل ایک ہی لڑکی کے ساتھ ولید شاہ، طوبہ شاہ، ماما، پاپا اور چچی کو نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہی کہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے اس لڑکی کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنے آرام سے بتا رہا تھا جیسے اپنے کسی گہرے دوست کو بتا رہا ہو۔ وہ کشملہ یاد ہے تمہیں جسے میں نے ہاسپٹل پہنچایا تھا؟ اس نے کہا تو اس نے چونک کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہی لڑکی تو ہے، بہت پیاری، بہت خوبصورت، اس میں وہ سب کچھ ہے جو میں چاہتا تھا، مگر آپ تو کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ وہ بڑی ہلکی پھلکی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی، بس یار یہ سمجھو کہ مجھے کشملہ جیسی لڑکی ملی ہی نہیں کبھی۔ اس کے کسی کو دیکھ کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا مجھے کبھی خیال آیا ہی نہیں۔ میں نے تو پہلے ہی نظر میں جان لیا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اپنی جوہری والی نظروں پر اترائی تو وہ ہنس دیا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ سچ مچ وہ واقعی خوبصورت ہے، اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو اس سے باندھ لیتا ہے۔ تو آپ اپنی شادی میں گھر والوں کو شامل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کتنا بے تکا سوال ہے، یہ میری شادی ہے، میرے گھر والے کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ ابھی تک کشملہ حیدر کے حسن میں گم تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر گھور کر اسے دیکھا، مگر جیسے کچھ یاد آیا تو وہ رکا۔ ارے ہاں، آپ بھی تو موجود ہو گھر میں میری بیوی کے نام پر، جو گھر بھر کی بہت لاڈلی بہو اور بھابھی ہو۔ مجھے وقت گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے میں نے ان لوگوں سے رابطہ بڑھایا۔ مجھے نہیں پتا تھا وقت اتنی جلدی گزر جائے گا۔ رابطہ تم نے بڑھایا، اب اسے ختم بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل پر جو گزری تھی اس کا ذرا بھر اندازہ نہ تھا اس شخص کو۔ ولید کو لگتا ہے ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ اس نے ولید کی تمام باتیں سنائیں۔ یہ ولید کا بچہ بہت ہمدرد ہے۔ وہ چڑ گیا۔ یاد ہے اس روز کس طرح وہ تمہیں میری گرل فرینڈ سے آگاہ کر رہا تھا؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہہ لگا کر ہنسو۔ وہ واقعی ہنسا۔ ویسے اگر میں نے تمہاری موجودگی میں شادی کر لی تو ولید مجھ سے حقیقتاً جھگڑ پڑے گا۔ اسے میری گرل فرینڈز برداشت نہیں ہوتی۔ بیوی کیسے برداشت کرے گا؟ خام خواہ ایک غیر لڑکی کے پیچھے ہم بھائیوں کا رشتہ پہلے سے خراب ہو جائے گا۔ غیر لڑکی کے القاب سے یقیناً اسے ہی نوازا گیا تھا۔ اس کے دل پر کڑی گزری۔ ایک غریب لڑکی کسی محل میں آ کر خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عدنان، مجھے 2 ماہ کا وقت دیجیے۔ اس وقت کے اختتام پر خود آپ کی فیملی کشمالہ کے گھر آپ کا یہ پرپوزل لے جائے گی۔ اس کا لہجہ بڑا مضبوط تھا۔ اوکے، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرایا جبکہ وہ آہستگی سے اٹھی اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ ماما، کیا بات ہے؟ جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ پریشان ہیں۔ وہ سب رات کے کھانے کے بعد فارغ بیٹھے طوبہ شاہ کے ہاتھوں کی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ اچانک ولید شاہ نے کہا تو وہ جو بڑی بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہی تھی چونک گئی۔ نہیں تو۔ اب سب نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ پارس نے کرنکھیوں سے دیکھا۔ جب آج وہ پہلے دن اتنی پریشان تھی تو باقی 29 دن کس طرح گزاریں گی؟ پارس کو اندر ہی اندر شرمندگی نے گھیرا۔ واقعی یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی۔ چچی نے یکلخت کہا، ارے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ پری، ایسا کرو بیٹا، آپ اپنی ماما کے سر میں تیل کا مساج کر دو، انہیں اچھا محسوس ہوگا۔ پاپا نے کہا تو وہ اٹھنے لگی۔ ذرا آرام سے چلو۔ ماما نے یکلخت اسے روکا تو اس نے چلنے کی رفتار چونٹی جیسی کر دی۔ واپس آئی تو ماما نے منع کر دیا۔ وہ پاپا کو مساج کرنے لگی۔ واہ واہ، مزہ آتا ہے بہت۔ پری، ذرا آج میرے بھی کر دو۔ ولید پاپا کے دائیں طرف آ بیٹھا۔ وہ تھک جائے گی۔ ماما کی یوں کہنے پر پارس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ سب ماما کو بھرپور حیرت سے دیکھ پاتے ان کے دماغ سن ہو گئے۔ اس پر پارس بھی حیرت سے منہ پھارے رہ گئی کیونکہ عدنان شاہ 9:30 بجے گھر آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما کی ساری بے چینی بے قراری خوشی میں ڈھل گئی۔ جس وقت آپ کی کال آئی میں یہاں سے دور تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ماما نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب بے حد سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے مجھے کال کیوں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ پاپا بننے والے ہو؟ سب اچھل پڑے، لیکن عدنان شاہ سن سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگا مجھے یہ خبر سب سے پہلے آپ کو دینی چاہیے، اس لیے میں نے ابھی تک گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ کیا میں چاچا بننے والا ہوں؟ ولید اچھل پڑا۔ اور میں پھپھو؟ طوبہ آگے بڑھ کر پری سے لپٹ گئی۔ طوبہ،
मामा यकलख्त चीखीं। वो सब ही हैरान रह गए। बेटा, परी को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, डॉक्टर ने बताया है। परी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। हमारा ज़रा सी भी गैर एहतियाती बच्चे और माँ की जान के लिए ख़तरा बन सकती है। सब इस बार सुन रह गए तो अजनान शाह ने नज़रें घुमा कर उसे देखा, जिसके पूरे वजूद में एक बेचैनी थी। ममा सबसे पहले इस खबर को अजनान शाह से शेयर करेंगी, ये उसके वहम गुमान में भी न था। अब अपनी बीवी का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा, इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। हम लोग जितना भी ख्याल कर लें तुम्हारी तरह नहीं कर पाएंगे। अजनान शाह की निगाहें उसे खुद पर गड़ी हुई महसूस हो रही थी। उसका जी चाह रहा था वो पल भर में यहाँ से गायब हो जाए। मज़ीद शर्मिंदगी उससे उठाई नहीं गई तो वह यकलख्त अपने कमरे की तरफ भर गई। मैं आता हूँ, वो कहकर फ़ौरन उसके पीछे आ गया। वो कमरे में नहीं गई। तब वो टेरेस की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दोनों हाथ ग्रिल पर टिकाए दूसरी तरफ झुकी गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसने बाजू से पकड़कर झटका दिया तो वो ग्रिल काफ़ी ज़ोर से उसे लगी। बहुत एहतियात की ज़रूरत है तुम्हें। वो उसे इसी तरह झटके से खींचता हुआ अंदर कमरे में ले आए। सॉरी अजनान शाह, मुझे नहीं पता था। अब मामा आपको बुलाएंगी या इस मामले के लिए आपको पाबंद करेंगी। उसकी नज़रें उठ नहीं पा रही थी। ये क्या ड्रामा है वैसे। उसने उसे बेड पे फेंका। मैंने राब्ते के इख्तिताम की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। मुझे लगा आखिरी कदम तक मैं खुद चलूँगी, मगर मामा मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने आपको क्यों बुलाया। और वो कुछ ख्याल आते ही वो यकलख्त रुकी। ओ नो, ओह, अब समझ आया क्या। वो उसके सामने बैठ गया। जब मैं पहले दिन आपके घर वालों से राब्ते बढ़ाने के लिए नीचे उतर कर गई तो आपकी मामा ने मुझे बहुत तस्लीम नहीं किया, लेकिन मुझसे उन्होंने एक उम्मीद बांध ली थी कि मैं आपको उनके नज़दीक ले आऊँगी। लेकिन मैं 1 साल गुजरने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकी। आपको पता है पिछले कई माह से वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही हैं ताकि उन्हें यह खुशखबरी मिल सके। मेरा और आपका रिलेशन तो उन्हें जल्द ही पता चल जाता अगर वो डॉक्टर जिया नहीं होती। डॉक्टर जिया। वो बुरी तरह चौंका। उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे लग रहा था वो महज अपना पोता या पोती देखना चाहती हैं। जब आपने मुझे बताया कि आप कश्मला हैदर से शादी करना चाहते हैं तो मुझे लगा अब वक्त करीब है, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। तो मैंने इस राब्ते को ख़त्म करने के लिए ये प्लान किया। मगर मामा ने आपको क्यों बुलाया और यूँ पाबंद क्यों किया, आप जानते हैं क्यों। वो रुक कर उसे देखने लगी। क्योंकि वो अपने पोता पोती नहीं, आपको अपने पास देखने की ख्वाहिशमंद है। वो आपको घर में देखना चाहती हैं, क्योंकि कोई भी शख्स हो वो किसी के आगे कभी ना झुके, अपनी औलाद के लिए झुकता है। इसलिए आपको आपकी औलाद से बांध कर अपनी औलाद को अपने सामने देखना चाहती हैं। क्या मिलता है यार घर में। उसने मुंह बनाया। वो अपनी नौयत का वाहिद शख्स था जो घर से इतना बेजार था। और अगर मेरे माँ बाप को मेरी इतनी ही चाहत थी तो मुझे नहीं देना था किसी और को। उन्होंने जो मुझे माहौल दिया, मैं अब उस माहौल का आदी हो चुका हूँ। 21 साल मैंने अमेरिका में गुजारे हैं और मुझे इस माहौल की आदत पड़ गई है। यहाँ आया तो मामा को मेरी हर बात पर एतराज़, मेरे आने जाने पर, मेरी ड्रेसिंग पर, मेरे दोस्तों खाने पीने पर। बस यही होता है इस घर में। मुझे ये सब पसंद नहीं। मुझे पाबंद होकर रहना अच्छा नहीं लगता। वो बेड पर सीधा होकर लेट गया और आंखों पर हाथ रखे वो इंतहा का बेजार था। वो खामोशी से उसे देखती रही। उसके माँ बाप नहीं थे, वो कितना तरसती थी, लेकिन इसके पास थे और वो कितना बेजार था। एक बात कहूँ अजनान शाह, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। वो जवाबन कुछ नहीं बोला। आपने ज़िंदगी के 28 साल आज़ादी के साथ गुजारे हैं, अपनी मर्ज़ी से गुजारे। क्या सिर्फ 28 दिन इस घर में गुजार लेंगे? सिर्फ 28 दिन प्लीज़। जाने से पहले वो मामा को ये खुशी दे जाती तो शायद उसकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ का कुछ अजाला हो जाता। वो कुछ नहीं बोला था। वह मायूस होकर वहाँ से उठने लगी। 29वां दिन नहीं होगा। उसकी आवाज़ पर वो यकलख्त खुशी से पलटी। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो सरशारी से बोली। जिस वक्त मामा का फ़ोन आया था वो कश्मला हैदर को छोड़ने एयरपोर्ट गया था। उसके किसी रिश्तेदार की शादी थी, वो लंदन चली गई। 1 माह बाद उसकी वापसी होनी थी और कश्मला हैदर के बाद बाहर उसका दिल लगना नहीं था। उसका इरादा लंदन जाकर कश्मला को सरप्राइज़ करने का था, मगर अब नहीं। मामा, मेरा नाश्ता। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका कहना। बस अल्फाजों की ज़रा सी तब्दीली ने सबको खुशी से गंग कर दिया। क्या लोगे नाश्ते में बेटा। मामा फ़ौरन उठी। उसने मुस्कुराकर वही बता दिया जो रोज़ लेता था। नाश्ता हो गया तो वो खड़ा हो गया। ओके बाय। वो बाहर की तरफ बढ़ा। परी, ये बहुत बुरी आदत है, तुम इसे दरवाजे तक जाकर अल्लाह के सुपुर्द किया करो। हमेशा यहीं बैठी रहती हो। चची के इस तरह कहने पर उसे ज़ोर से फंदा लगा। हाँ ये तो है। मामा ने भी तायद की तो उसके साथ साथ वलीद, तुबा, पापा की भी आंखें फट गईं। हत्ता कि खुद अजनान शाह ने भी पलट कर इन दोनों खवातीन को देखा। वो आहिस्ता से उठी और इसके करीब आ गई। अल्लाह हाफिज़, डिनर पर इंतज़ार करेंगे हम आपका। 5 बजे मेरे लिए चाय तैयार रखना, उन्होंने परी से कहा। लेकिन उसकी नज़रें मामा पर थी, जिसके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू छलकने लगे थे। वो पलट गया। बेटे ने एक बार मामा क्या कह दिया, अब तो सचमुच की सास बन गई। वलीद ने इस शौक से मुश्किल निकलते कहा। शट अप वलीद, तुम बहुत बोलते हो। सबके मुंह खुल गए। ये अजनान शाह तो बड़ा भारी पड़ रहा है हमें। उसने मुंह बनाया तो परी और पापा हंस दिए। मामा पूरी एहतियात करेंगे, प्लीज़ जाने दो ना हमें। वलीद बुरी तरह से तंग आ चुका था। मामा अजनान शाह के लिए हथेली बिछाई हुई थी और पूरे घर को भी तंग किया हुआ था। नहीं वलीद, तुम पर एतबार नहीं कर सकती मैं। बहुत बचपना है तुम्हारे अंदर। उन्होंने उसे घूरा। अच्छा बस लॉन तक जाने दे।
असल में वो परी को लेकर वॉक करने जाना चाहता था। एक बार पहले भी तुम लॉन का कहकर पूरे इलाके का चक्कर लगा आए थे। तो बाकी अक्ल का क्या कहना, तुम मेरे बारे में बहुत अप टू डेट मालूमात रखती हो। वो चीरा, तो क्या परी की तरह आंखें बंद करके बैठ जाऊं? उसने कहा तो वलीद के साथ साथ परी की भी आंखें फैल गईं। फिर परी ने मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया, मगर वलीद ने काफ़ी गहरी नज़रों से उसे देखा। दाल में कुछ काला है परी, वलीद बुड़बुड़ाया तो दोनों ने उसकी अकल का मातिब किया। ये दाल तुम पर लटू है, परी ने मुस्कुरा कर कहा। वलीद ने आंखें घुमाई तो दूबा ने परी का आंचल अपने मुंह पर फैला लिया। लेकिन मैं तो कहीं और फिदा हूँ, उसने मुस्कुरा कर छेड़ा। फिदा होने का अब हक नहीं बचा बेटा, सारे हकूक तूबा के नाम हो चुके हैं। क्या? उसने चीख मारी। जी चाची और मामा में ये बात तय हो चुकी है, अब जल्द ही कोई रस्म अदा की जाएगी। इंकशाफ पर इंकशाफ, वो दम खुद रह गया। मामा को क्या नजर आया इसमें जो तुम अंधे को नजर नहीं आया? सारी शर्म भुलाकर वो गुस्से से बोली, परी मुझे आपको जैसी लड़की चाहिए, धीमे मिजाज वाली, अपने शोहर का बहुत ख्याल रखने वाली, सब घर वालों से इतनी मोहब्बत करने वाली, ऐसी बदतमीज़ लड़की नहीं। वो बेबसी से बोला तो तूबा ने उसे घूर कर देखा और परी की मुस्कुराहट यकलक गायब हो गई। खुद पर काबू पाते पाते भी वो कोई दर्द चेहरे का हिस्सा बन गया। वलीद ज़रा खबरें तो लगाना बेटा, परी ने चौंक कर देखा। पापा के साथ अजनान शाह भी था। वलीद ने टीवी ऑन करके पापा को रिमोट थमाया। अजनान शाह का चेहरा बता रहा था कि इट्स बोरिंग, परी मामा तो अब हमें बाहर जाने नहीं देंगी, फिर क्या करें? वो अजनान शाह को बोर देख रही थी और वो टीवी में मसरूफ़ था। वलीद कैरम ले आओ, उसकी नज़रों के ताक़ुब में वलीद ने देखा और फिर इस बात में सर हिलाया। अजनान भाई आए हमारे साथ खेलें, तूबा ने आवाज़ लगाई। वो कैरम के बजाय लूडो ले आई थी। पूरे टेबल पर लूडो सेट कर दिया। क्या? वह हैरान हुआ। परी और वलीद एक दूसरे के सामने थे, जबकि तूबा के सामने जगह खाली थी। आए ना, ये दोनों पार्टनर हैं, मेरा पार्टनर नहीं है, आप आ जाएं। वलीद गोटे सेट कर रहा था। ये क्या बच्चों वाला गेम है? उसने मुंह बनाया। आप आए तो एक बार हमारी मर्जी से खेलें, अगली बार आपका दिल नहीं चाहे तो हम नहीं खेलेंगे, परी ने मुस्कुरा कर कहा। और मर्जी का नाम आते ही वो कुछ सोचता हुआ उठ गया। फिर जो वलीद और परी ने पार्टनर के नाम पर धांधली की थी, तो वह हकीकत में रोदने के करीब हो गई। अजनान शाह को गेम आता ही नहीं था, तो वो फौरी तौर पर उनकी धांधली को समझ नहीं पाया, और जब तक तूबा उसे समझाती वो दोनों लड़ने पर आ जाते। गेम ख़त्म हुआ। परी और वलीद जीत चुके थे और अब गेम अजनान शाह को समझ में आ गया। आओ तुम दोनों, हमें बेवकूफ़ समझ लिया था तुम दोनों ने। वो खुद दोबारा गोटे सेट करने लगा। तीनों ने मानी खेजी से एक दूसरे को देखा, क्योंकि अजनान शाह को खुद पता नहीं चला वो बच्चों वाला गेम अब शौक से खेलने चला था। मामा पापा चाची भी उन्हें दिलचस्पी से देखने लगी। व्हाट नॉनसेंस, उसने खेल के दरमियान में यकलख्त परी का हाथ पकड़ा। क्या हुआ? वो दोनों चुके। ये ग्रीन गोल्ड वलीद की है, ये तुम्हारे ब्लू दायरे में पहुंचकर किस तरह से गेम से बाहर जा सकती है? ओह, ये तो वाकई ग्रीन गोल्ड है, ये यहाँ कैसे आई? वो बड़ी मासूमियत से बोली। वलीद ने फ़ौरन उठकर उसकी बुलाई ली। तो मामा पापा ने बेख्तियार हंस दिए, जबकि अजनान शाह ने दोनों को घूरा। पता है, मैं तो इन दोनों के साथ खेलती भी नहीं हूँ भाई, इतनी धांधली करते हैं ये दोनों। क्या लमान, तूबा ने भी इन दोनों को घूरा। अगले गेम में ये दोनों पार्टनर नहीं बनेंगे, बल्कि बड़ी मेरी पार्टनर और वलीद तुम्हारा पार्टनर। उसने तीसरे गेम का भी प्लान बना लिया। परी ने वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट को छुमाया। दूसरा गेम भी वलीद की टीम जीत गई। अब कल खेलेंगे। हाँ, मेरा तो सर भी दुख गया। वलीद ने भी एक्शन दिखाए। तुम दोनों की ऐसी की तैसी। अजनान ने एक झटके से परी का हाथ पकड़ कर खींचा। बेटा आराम से। मामा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो तवाज़ुन कायम में रख सकी और अच्छी खासी उसके करीब खींचे। सभी लम्हा भर के लिए सुन रह गए। बेटा डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा एहतियात बताई है, परी के लिए इसकी कोई भी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। प्लीज़ बेटा ख्याल रखो। मामा के चेहरे पर वाकई इतनी परेशानी इस तरह था कि अजनान शाह का सर बेख्तियार इस बात में हिला। अब बाकी के खेल कल ही खेलना, अब तुम लोग आराम करो, चाची ने कहा। तो वो फर्माबरदार बच्चों की तरह उठकर चलता बना। परी, बड़ी बुरी आदत डाल दी है बेटा तुमने मुझे ये मसाज करवाने की। वो सोफे पर पापा के पीछे बैठी मसाज कर रही थी। अजनान और वलीद कार्ड्स खेल रहे थे। मामा सबके लिए ड्राई फ्रूट्स ले आई। सभी उससे लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। परी के मुंह में खुद मामा डाल रही थी, क्योंकि उसके हाथ तेल में हो रहे थे। पापा मामा ये आदत ख़त्म करवा देंगी अब जल्द ही? जी बिल्कुल, देखें पहले रोज़ करवाते थे, अब मामा ने एक दिन का गैप करवा दिया, फिर 2 दिन का करवाएंगी, फिर 4 दिन, इसके बाद बंद करवा देंगी। वलीद ने हंस कर कहा, हाँ तो तुम्हारे बाप को भी एहसास होना चाहिए। परी को मैं हर मेहनत मुशक्क़त से दूर रख रही हूँ और ये खामखा। मामा ने खफगी से पापा को देखा। नहीं बेगम साहिबा, ऐसा ना करना, मुझे वाकई परी की आदत हो पड़ गई है, पापा ने कदरे परेशान होकर कहा। तो मामा ना चाहते हुए भी उनके मसरहपन पर हंस पड़ी। अच्छा बेटा, अब आप आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। पापा खड़े हो गए। परी ज़रा इधर भी मसाज कर दो। मामा भी उसे आराम की हिदायत करके पापा के पीछे चली गई। वो उठने लगी तो वलीद ने कहा। अजनान शाह ने नज़रें उठाई तो वलीद का अजनान शाह की तरफ इशारा करता हाथ अपनी तरफ मुड़ा। नहीं बस अब मैं सोने वाली हूँ। वो चूँकि वो इशारा समझ गई थी, इसलिए हंस पड़ी। फिर 1 मिनट चुप रहकर वो अजनान शाह के पीछे आ गई।
آپ کو مساج کروں؟ اتنی چاہت اور محبت سے کہا کہ اگر وہ کارز میں گم نہ ہوتا تو اس کے انداز پر ضرور چونکتا، مگر گیم میں محبوس نے صرف نفی میں سر ہلایا اور اس کے بعد چند لمحوں میں بازی پلٹ کر ایک اچھا خاصا جیتا ہوا گیم وہ ہار گیا۔ دیکھا میں کتنا ٹیلنٹڈ ہوں، کبھی مجھے ہرائی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولید خوشی سے جھومتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اس بات پر حیران ہوتا ہوا اٹھا کہ وہ ہار کیسے گیا، کیونکہ جو ہی اس کی نظر بڑی پہ پڑی اسے سمجھ آ گیا۔ اس کے پیچھے آ کر جب پیار سے مساج کرنے کی درخواست کی گئی تھی تو وہ محض اس کے پتے دیکھنے کے لیے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم بہت زیادہ ولید کو سپورٹ کرتی ہو۔ وہ دونوں اس کی خفگی پر ہنس دی۔ ہمارے چھوٹے ہمیں ہرا دے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو محسوس تو کرے۔ وہ مسکرائی اور اپنے کمرے کی طرف کھڑ گئی تو وہ سر جھٹک کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر پایا تھا۔ بھائی جلدی سے باہر آئیں، پاپا کو دیکھے کیا ہو گیا۔ دروازے میں پچنے پر پڑی کی آنکھ کھلی۔ ولید کی آواز پر وہ بکھلا کر اٹھی، تیزی سے اپنا بلینکٹ اور تکیہ اس نے بیڈ پر پھینکا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تب تک عدنان بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ولید؟ پاپا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ پلٹ گیا تو وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگے۔ تم گاڑی نکال ولید، میں پاپا کو لے کر آتا ہوں۔ پاپا ہارٹ پیشنٹ تھے، یہ اسے ابھی بھی پتہ چلا تھا۔ مجھ سے گاڑی ڈرائیو نہیں ہوگی۔ ولید تو بچوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ عدنان تیزی سے باہر بھاگا، گاڑی پاس لایا۔ تب تک ولید ماما کے سہارے پاپا کو لا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں بازوؤں میں پاپا کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ماما کے بیٹھتے ہی گاڑی لے کر نکل گیا۔ ولید اور بڑی پیچھے اپنی گاڑی میں گئے۔ پاپا کو فوراً ICU میں شفٹ کر دی گیا۔ بھائی پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ولید ہرا سا اسے لپٹ گیا اور اس نے شاید پہلی بار اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ اس نے ولید کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو فکر مت کرو۔ تھوڑی دیر بعد پاپا کے نارمل ہونے کا بتایا گیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ عدنان اور ماما اندر روم میں پاپا کے پاس چلے گئے تو پری اور ولید باہر رہ گئے۔ زیادہ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ولید یہ کیسا بچپنا ہے؟ پاپا کی پہلی بار تو طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ اس نے حیرت سے ولید کو دیکھا۔ افسردہ سا ولید آہستہ سے مسکرایا۔ پری، عدنان کی موجودگی میں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں چھوٹا سا بچہ ہوں۔ وہ ہے نا میرا بڑا بھائی، وہ سب سنبھالے گا۔ مجھے ایک انوکھا سا احساس ہو رہا تھا آپ کے پاس بڑا بھائی ہو، یہ کیسی بے فکری کا احساس ہوتا ہے؟ مجھے آج محسوس ہوا۔ پری، وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کی خطرناک حد تک پیلی رنگت دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ پری، کیا ہوا؟ وہ بکھلا کر اس کا لرزتا بدن، کپکپاتے ہونٹ، دہشت زدہ نگاہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا وہ بے ہوش ہو گئی، پر اس کے بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے اسے کسی نے سہارا دیا۔ آپ ہو ان کے شوہر؟ عدنان شاہ کو کمرے سے نکلتے دیکھ ڈاکٹر نے غصے سے ولید سے پوچھا۔ نہیں، بھابھی ہے میری، وہ میری پیشنٹ ہے۔ میں نے آپ کی مدر کو بتایا تھا کہ انہیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کیا تھا؟ انہیں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ڈاکٹر نے انتہائی غصے میں تھی۔ وہ اسے پاپا کے برابر والے کمرے میں لے گئی۔ اصل میں ہمارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، ہم انہیں ہی لے کر آئے تھے۔ یہ اچانک بالکل ٹھیک بیٹھی بھابھی ایک دم سے گر پڑی۔ ولید کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ عدنان شاہ اطمینان سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ او سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے، مگر ان کے لیے کوئی پرابلم، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ولید کا منہ کھل گیا۔ اگر اس وقت میں ان کو گرنے سے نہ بچاتی تو امید ہے آپ کو اس وقت ناقابل تلافی نقصان پڑنا پڑتا۔ ڈاکٹر نے کا لہجہ پیشہ ورانہ تھا، لیکن ولید کا سانس رک گیا۔ ابھی تو یہ ٹھیک ہے، ہوش آ جائے تو آپ انہیں گھر لے جائیں۔ ولید، تم یہاں رکو، میں ماما سے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے پری کو تمہارے ساتھ گھر بھیج دیا ہے۔ عدنان شاہ نے کہا تو ولید چونکا۔ آپ بھابھی کے پاس رکے، میں ماما سے یہ کہہ دوں گا۔ وہ ہرا سا چہرہ اور آنکھوں میں نمی لیے باہر نکل گیا۔ میرا بھائی پہلے ہی پریشان تھا، اس وقت اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے ڈاکٹر جیا کی طرف پلٹا۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اس کے بس نہ چلا، ورنہ وہ عدنان شاہ کے تھپڑ مار دیتی، جو شاید کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سچ مچ بے ہوش ہو گئی ہے کیونکہ اس نے یہاں ڈاکٹر نوید کو دیکھ لیا تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن تک بند ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس نے غصے سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے یہاں سے ابھی لے جاؤ۔ عدنان یک لخت چونکا۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں وہ کشمالہ حیدر کو لایا تھا۔ پھر ڈاکٹر جیا خود ہی 2 نرسوں کو لے آئی۔ ان کی مدد سے اس نے خود ہی اسے عدنان شاہ کی گاڑی میں لٹایا۔ وہ اسے گھر لے آئے۔ جیا نے اسے سکون آور انجیکشن لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھی۔ خود کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ عدنان شاہ واپس ہسپتال چلا گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے پری؟ طوبیٰ کی آواز پر وہ چونکی۔ عدنان بھائی رات کو آپ کو گھر لائے تھے، کہہ رہے تھے وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس بات کا تائمی کو پتہ نہ چلے، اس لیے وہ آپ کو گھر لے آئے، مگر وہ خود طیبو کی طرف سے اتنے پریشان تھے سو مجھے آپ کے پاس بھیج کر وہ واپس ہسپتال چلے گئے۔ طوبیٰ، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ طیبو کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ طوبیٰ نے تسلی دی۔ اب فریش ہو جائیں، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، طوبیٰ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاپا، میں بہت ڈر گیا تھا آپ کو طبیعت دیکھ کر۔ ولید ان کے دائیں طرف اور عدنان شاہ ان کے بائیں طرف تھا۔ ان کے گھر والوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اسے طے ہونے میں شاید ابھی کچھ دن اور لگتے، مگر پاپا کی طبیعت نے جیسے وہ طویل فاصلہ ایک ہی جست میں طے کروا دیا۔
وہ آج گھر سے باہر ہی نہیں گیا، مسلسل پاپا کے ساتھ تھا۔ اگر ازنان نہیں ہوتا تو شاید میں بہت پریشان ہو جاتی۔ اس ولید نے تو بالکل حد کر دی۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، میں نے اسے آواز دی، لیکن یہ تو صرف آپ کو دیکھ کر اتنا بکھلا گیا کہ حد نہیں۔ میرے بچے نے ہی پھر سب سنبھالا۔ ماما کے لہجے میں ازنان شاہ کے لیے بے پناہ فخر تھا۔ ماما سچ بتاؤ، میں آپ کا سگا نہیں ہوں کیا؟ ولید یکدم مصنوعی خفگی سے بولا۔ سگے کیوں نہیں ہو تم؟ اتنی تعریف تو کرتی ہیں وہ تمہاری۔ جب ازنان بھائی نہیں ہوتے تب بھی تو تم ہی سنبھالتے تھے، پھر رات بچوں والی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ طوبہ شاہ اور اس کی زبان۔ ولید نے گڑبڑا کر دیکھا اور ازنان شاہ نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ فاصلے کچھ اور کم ہوئے۔ یہ پری کہاں ہے؟ ناشتے کے بعد بھی نظر نہیں آئی۔ چچی نے کہا تو ولید چونکا۔ ماما وہاں پر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اتنا غصہ کر رہی تھی مجھ پر۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ والد کی طبیعت خراب ہے تو کیا؟ یا اللہ ولید، تم اب مجھے بتا رہے ہو؟ ماما نے اسے گھور کے دیکھا اور تیزی سے اٹھی، مگر تبھی وہ ایک ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ پاپا، میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے، آپ ٹرائی کریں۔ میں نے آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر ٹرے کو رکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا پری کہ تمہیں صرف احتیاط اور آرام کی ضرورت ہے؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ نہیں چاہتی ہو تم یہ بچہ تو بتا دو مجھے۔ وہ ہکا بکا ماما کو دیکھے گئی۔ وہ سب بھی چونک گئے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پر تکلیف پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کلثوم، یہ کیا طریقہ ہے؟ بچی پہلے ہی پریشان ہے اور آپ بھی ایسا رویہ رکھیں گی تو بھلا کون دیکھے گا اسے؟ پاپا نے آہستہ آواز میں سرزنش کی تو ماما کے بھی لب بھینچ کے ان سے واقعی زیادتی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ وہ ڈائننگ ہال کے ٹیبل پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ پری، وہ شرمندہ ہوئی۔ ماما، میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ آئی ایم سوری ماما، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں آپ کی تکلیفوں کا باعث بن رہی ہوں۔ وہ ان سے لپٹ گئی اور انہیں افسوس ہوا۔ وہ بیچاری آخر کتنی احتیاط کرے۔ انہیں بہت افسوس ہوا۔ پھر اس کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی سی ہونے لگی۔ وہ سب کے درمیان بھی بیٹھ کر وہاں نہیں ہوتی تھی۔ ماما کو پھر چچی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ ذہنی طور پر نارمل نہ ہو پائی تو ان کی ہر احتیاط بیکار ہے۔ انہوں نے مل کر ولید اور طوبہ کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ تیاریاں اسے واقعی ذہنی پریشانی سے نکال لیں۔ طوبہ کے ڈریسز کے لیے کچھ ڈیزائنز کی البم منگوا لی ہے۔ انہوں نے البم اس کے سامنے رکھے۔ یہ سب ایک دلچسپ مرحلہ ثابت ہوا۔ اس کی جیولری، کپڑے، ہر چیز کی تیاری کروانے مختلف لوگ گھر آنے لگے۔ وہ واقعی ہر فکر سے آزاد ہوگی۔ ماما نے بھی احتیاط جیسے ڈائلاگ کم کر دیے کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے لگی تھی۔ بظاہر وہ کتنی خوش اور مصروف تھی، حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ ہر دن ڈوبتے سورج کے ساتھ اس کے اندر بھی کچھ ڈوب رہا تھا۔ ان سب کو دکھ دینے کا گناہ ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ مر جائے، مگر مرنا آسان ہوتا تو تب بھی مر چکی ہوتی۔ جب ازنان شاہ اسے اس گھر میں لایا تھا 20 دن گزر چکے تھے۔ ماما ازنان شاہ کو پا کر خوش تھیں۔ ولید کی شادی کی تیاری کے ہر کام میں ماما ازنان شاہ کو شامل کر رہی تھی۔ ابھی شادی کی تاریخ فائنل نہیں ہوئی تھی، لیکن ولیمہ کہاں ہونا ہے اور بارات کس حال میں جانی ہے، سب فائنل ہو چکا تھا۔ آج سے ٹھیک 9 دن بعد جب ازنان شاہ واپس اپنے روٹین پر لوٹے گا، تب میرے پاس گھر والوں کو دینے کے لیے ایک ریزن کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ایسا ریزن جو ازنان شاہ اور کشمالہ کے درمیان سے ہر رکاوٹ کو دور کر دے۔ 21واں دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس دن سے روز ازنان شاہ کو دروازے تک چھوڑنے آتی تھی۔ آج بھی آئی۔ اللہ حافظ۔ اس نے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے سٹائل میں پھیلایا ضرور تھا، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ آج ولید کو بھی جلدی جانا تھا، سو وہ بھی اٹھ کر آ گیا۔ اللہ حافظ پری، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے پھر مسکرانے کی پوری کوشش کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ولید اپنی اور ازنان اپنی گاڑی لے جا چکے تھے۔ اس کے باوجود گھر میں 4 گاڑیاں تھیں۔ طوبہ اور پاپا کے جانے کے بعد وہ کھڑی ہوئی۔ ماما، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے کچھ چکر سے محسوس ہو رہے ہیں، میں اپنے کمرے میں آرام کرتی ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ آرام کرو، زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلا لیں۔ ماما یکدم سے گھبرا گئی۔ نہیں ماما، میں آرام کرتی ہوں، معمولی سا درد ہے بس۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بہت آرام سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ماما فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اوپر پہنچ گئی، بس ایک سیڑھی باقی تھی، وہ تبھی پلٹی تھی۔ ماما میرے لیے دودھ، لیکن اس کا پیر مڑ گیا۔ اس کے ساتھ ماما کی بے ساختہ چیخ نکل گئی، مگر ماما کی چیخ بھی اسے لڑکنے سے بچا نہ سکی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے گرل کو پکڑنا چاہا، مگر ساتھ رکھے گلدان پر ہاتھ لگا اور اس کے ساتھ لڑکتا ہوا نیچے آ گیا۔ آخری سیڑھی پر وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ گلدان اس کے سر پر لگا۔ ماما کی چیخوں سے ملازمین اور چچی آ گئی۔ ماما اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے چہرے کو تھپتھپا رہی تھی۔ چچی نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اس کے سر پر باندھا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ ماما، وہ گھر پر اپنی بھول جانے والی فائل لینے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر سن کھڑا تھا۔ ازنان، جلدی سے دیکھو، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ ماما بھی لکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ وہ لوگ اسے قریبی ہسپتال لے آئے۔ آپ کی بہو اب بہتر ہے، اس کے سر کی چوٹ کافی گہری ہے، لیکن پھر بھی خطرے سے باہر ہے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے بتایا۔ ڈاکٹر، ہماری بہو پریگننٹ ہے اور ڈاکٹرز نے اسے بہت زیادہ احتیاط بتائی ہے۔ چچی نے یکلخت کہا۔ یقیناً وہ اس کی طرف سے بھی مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ مسز ازنان پریگننٹ ہے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے چچی کو دیکھا۔ ازنان کے لب بھینچ کے
डॉक्टर इस मरीज़ा को देखें जल्दी। उसी पल नर्स बाहर आई तो वो सब चौंके। डॉक्टर तेज़ी से अंदर पलट गई। फिर वो काफ़ी देर से बाहर आई, लेकिन उसने इस बार अजनान शाह को बड़े गौर से देखा। आप इनके शोहर हैं। वो कुछ नहीं बोला। डॉक्टर के अंदाज ने उसे चौंका दिया। मैं इसकी सास हूँ और यही शोहर है, ममा ने धड़कते दिल के साथ कहा। आप लोगों के लिए एक अफसोसनाक खबर है, आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। उनका अंदाज प्रोफेशनल था, लेकिन अजनान शाह के लिए उसकी आंखों में रश्क था। मामा बैठती ही चली गई। चची ने उन्हें तेज़ी से सहारा दिया। वेरी लकी मैन, मैंने तुम्हारी बीवी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। वो करीब आकर आहिस्ता से बोली तो वो चौंका। वैसे उसका ख्याल रखना, इसके सर पर 8 टांके लगे हैं। वो आगे बढ़ गई। भाभी प्लीज़ खुद को संभालिए, आप ऐसा करेंगी तो बाकी सबको कौन देखेगा। मामा अब हिचकियों से रोने लगी। चची ने वलीद तूबा को फ़ोन कर दिया। वो सब थोड़ी देर तक वहाँ पहुँच गई और उदासी की चादर पूरे घर ने ओढ़ ली। रात को तूबा और वलीद वहाँ रुक गए। सुबह वही दोनों उसे घर लाए थे। मामा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मत हाथ लगाए मुझे। उसने झटके से मामा को हुस्से लग गया। मैंने मार डाला अपने बच्चे को, कातिल हूँ मैंने मार डाला। वो धारे मार कर रोते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। परी परी सब भौंच कर रह गई, मगर उसकी जहनी हालत अबतर होती चली गई। वो संभाले नहीं संभल रही थी। वो खुद भी रोती रही, घर वालों को भी रुलाती रही। परी प्लीज़ संभालिए खुद को, मुझे पता है आपकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। हाँ, हम वो दर्द महसूस भी नहीं कर सकते जो आपको हो रहा है, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको इस हाल में देखकर जो तकलीफ़ हमें हो रही है आप नहीं समझ सकती। प्लीज़ परी ठीक हो जाए। वलीद उसके लिए खाना लाया। आज दूसरा दिन हो चुका था, उसने कुछ नहीं खाया। वलीद ने ज़बरदस्ती निवाला उसके मुंह में डाला। मामा भी आ गई थी। उनसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने रोना बंद कर दिया। वो चुप हो गई, बिल्कुल चुप। लेकिन उसकी तरफ से सब इतने परेशान थे कि किसी ने भी अजनान शाह पर ध्यान तक न दिया। 5 दिन गुजरे तो सब कुछ मामूल के मुताबिक होने लगा, मगर खामोशी के साथ हाँ एक तब्दीली आई। अब वो अजनान शाह के पीछे उसे अल्लाह हाफिज़ कहने नहीं जाती थी। अजनान 5 बजे घर आ जाता। 29वां दिन था। रात 9 बजे बज चुके थे, मगर वो नहीं आया। और वो जो पिछले 8 दिन से बिल्कुल चुप थी, मामा के पास चली आई। मामा मैं आपके पास लेट जाऊँ। मामा और चची साथ थी। चौंक कर उसे देखा। आओ बेटा। वो आकर उनकी गोद में सर रख के नीचे बैठ गई। मामा अजनान जल्दी आने लगे थे, हमारे साथ रहने लगे थे। कितना अच्छा लगता था ना। वो भी आ जाएगा बेटा, किसी ज़रूरी काम में फंस गया होगा। मामा को लगा वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। उन्हें अजनान पर गुस्सा आया, जो जाने क्यों अब तक नहीं आया था। वो आ भी जाए मामा, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए है ही क्या। परी मामा के साथ चची भी चौंकी। ऐसा नहीं कहो बेटा। क्यों नहीं कहूँ मामा, मैंने उनकी कीमती चीज़ की हिफाजत नहीं की, मैंने उनकी खुशी की हिफाजत नहीं की। अब वो मेरे पास क्यों आए, और अगर वो आ भी जाएं तो मुझे उनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकती मामा, मैं उन्हें एक औलाद तक नहीं दे सकती। एक औलाद। वो रोने लगी। परी मामा को तकलीफ़ हुई। मामा इन्हें आप और मैं मिलकर भी बांध नहीं सके। इन्हें उनके बच्चों ने बांध लिया, मगर अब मैंने इसी बंधन को खो दिया। मैंने उन्हें खो दिया। वो फिर रो रही थी और मामा चची नम आंखों से उसे देख रही थी। अजनान बेटा, ये जो अचानक से एक बुरा हादसा हो गया हमारी ज़िंदगी में, इससे सबसे ज़्यादा असर आप और परी पर हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि वलीद की शादी की डेट फाइनल कर ली जाए, ताकि परी को खुद को संभालने का मौका मिले। मामा ने नाश्ते की टेबल पर कहा। आप जो चाहे करें मामा, ऐसे मुझसे क्यों पूछ रही हैं। परी ने इसे जो 2 माह वक्त लिया था, उसे ख़त्म होने में अभी 1 हफ़्ता बाकी था। बेटा, वक्ती तौर पर तो हम वलीद की शादी से खुद को बहला लेंगे, लेकिन आपका जो नुकसान हुआ है, आप मेरे बड़े बेटे हो, मेरे घर के वारिस। बेटा देखो, आप अगर परी का मिसकैरेज हुआ होता तो मैं कभी आपसे ऐसे नहीं कहती। मम्मा की हिचकिचाहट पर वो कदरे चौंका। उम्मीद है बेटा आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे और मुझे गलत नहीं समझोगे। मम्मा ने रुक कर उसे देखा। मम्मा आपको जो कहना है कहें, मैं आपकी बात का हरगिज़ बुरा नहीं मानूंगा। बेटा मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लें। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं। प्लीज़ मम्मा, परी आपकी बेटी जैसी है, इसका तो ख्याल करें। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। परी ने चौंक कर उसे देखा। ये मैं नहीं चाहती वलीद, परी ने मुझसे ये सब कहने के लिए कहा है। मम्मा की बात पर वलीद ने चौंक कर और अजनान ने बिना चौंके परी की तरफ देखा। वट रबिश, परी ऐसा कैसे कह सकती है। वो गुस्से से बोला। तुमने कभी अजनान शाह के साथ मेरी जैसी लड़की नहीं सोची थी ना। कुदरत ने समझो एक मौका दे दिया, बिल्कुल वैसी लड़की लाने का जैसी तुमने सोची थी। वो खड़ी होकर बहुत आहिस्तगी से बोली और अपने कमरे की तरफ भर गई। पीछे वलीद सुन रह गया। उसके बाद वलीद की शादी की डेट फाइनल कर ली गई, मगर अजनान शाह ने फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया था। अजनान, आप मामा को कशमाला के बारे में क्यों नहीं बता रहे। 1 हफ्ते बाद वो उसे जागती हुई मिली। वो तुम्हारे सर के टांके अब कैसे हैं। 1.5 माह बाद उसे पूछने का ख्याल आया। आखिरी 2 टांके पेशानी तक आ रहे थे। कनपटी की साइड पर गौर से देखने पर चोट का निशान वाजे होता था। अब तो बेहतर है, लेकिन आप मामा को बताएं, वो कशमाला के घर जाना चाहती है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अजनान शाह ने उसे देखा, फिर वो बेड के दूसरी तरफ आ बैठा।
ममा ने वलीद की शादी की डेट फिक्स कर दी है। हर दिन उसके लिए बेहद अनमोल है, बेहद खुशी का दिन, और मैं इन खुशी के दिनों में कोई करवाहट नहीं डालना चाहता। वो उसकी बात पर हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। अजनान, आपको लगता है कि आपकी खुशियाँ आपके घर वालों की खुशियों में करवाहट है? आप अपने घर वालों को ऐसा समझते हैं? बेपनाह तासुफ आ गया उसकी नज़रों में। कितना अजीब इंसान था, वो अपने घर वालों को ही नहीं समझता था। हाँ, मेरी खुशी मेरे घर वालों के लिए करवाहट है, और ये तुम्हारी वजह से है। अजनान शाह की ऐसी साफ गोई पर उसके लब भींच के, अगर तुम नहीं होती या तुमने उनसे बुरा रवैया रखा होता तो आज मेरी शादी उनकी खुशी होती। लेकिन अब मामला दूसरा है। मेरे घर वालों की को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी चाहत है। उनके लिए मेरी खुशी से ज़्यादा अहम तुम्हारी खुशी है। बज़ाहिर तो सबको यही लगता है तुम एक अजीम औरत हो जो अपने शोहर के लिए खुद ही दूसरी बीवी की तलाश में है। तो ऐसी अजीम औरत के लिए वलीद ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसकी शादी को तुम्हें भरपूर तरीके से एंजॉय करने दूं, क्योंकि उसे लगता है तुम पहले ही पूरी लगन से मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हो, मगर मेरी दूसरी बीवी के आने के बाद तुम कभी दिल से खुश नहीं हो पाओगे। अजनान शाह कहे जा रहा था और वलीद की इस चाहत पर उसकी आंखें नम होती चली गई। वो रुख फेर गई। इसलिए मैंने मम्मा को कुछ नहीं कहा। वलीद की शादी हो जाए फिर मैं मम्मा को कुशमाला के घर ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी मम्मा को कुशमाला के बारे में बता दिया तो वलीद को लगेगा मैंने उसकी बात नहीं मानी, और खामखा तुम्हारी वजह से हम भाइयों के दरमियान दूरी बढ़ जाएगी। वो वलीद की चाहत में यूँ गुम थी कि अजनान शाह की बात पर उसे ज़्यादा तकलीफ तक न हुई। वो पहले भी बहुत दिल से वलीद तुबा की शादी में हिस्सा ले रही थी, अब तो पूरे दिलो जान से शरीक थी। मम्मा उसके लिए बेहतरीन तैयारी करवा रही थी। वो मामा को मना किए जा रही थी, कितने भारी कपड़ों में से उलझन होगी, मगर मामा उसकी एक नहीं सुन रही थी। अपनी वाइफ से मिलवाओ अजनान, वो उसके दोस्त की बीवी थी। वो ज़रूर मिलवाएगा। अगर आज की तारीख में उसकी बीवी फारिग हुई तो, उसके दोस्त ने हंसकर कहा। आज वलीद तुबा की माइयों की तकरीब थी, और इनकी रस्म के बाद मामा पापा तुबा वलीद के फ्रेंड और फैमिली रिश्तेदारों के बीच वो सैंडविच बन गई थी। अभी मामा उसे किसी से मिलवा रही होती तो पापा उसका हाथ थाम कर अपने किसी दोस्त से मिलवाने ले जाते। उनकी मुलाकात मुकम्मल होने से पहले वलीद ले जाता, तूबा ले जाती। वैसे अजनान, एक बात है, तुम्हारी वाइफ है बहुत खूबसूरत, दूसरे दोस्त की बीवी ने कहा, और सबने तायद में सर हिलाया। इस बात पर जिनकी उसकी तरफ पूछ थी उन्होंने भी सर घुमाकर उसकी बीवी को देखा, और उसने नज़र उठाकर देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया, क्योंकि जिन निगाहों में कोई बस जाए फिर दूसरा कोई भी नहीं समा सकता, और उसकी निगाहों में कशमाला बस चुकी थी तो पारस के लिए कोई जगह नहीं थी। अरे इस कुसुम को देखो, बड़ी बहू के लाड़ ही ख़त्म नहीं हो रहे इसके तो। अजनान वहाँ से उठने लगा कि पिछली सीट से एक आवाज़ आई, हाँ, हालांकि अब तो छोटी बहू के नखरे उठाने का वक्त है, मगर बड़ी बहू को ही लेकर घूम रही है। दूसरी खातून बोली, और अब तो इतनी बोरिंग हो गई है कि हर बात छोड़कर अपनी बहू की तारीफें ही करती हैं। अजनान शाह के साथ बैठे दोस्त ने उसे मानी खेजी से देखा। वो तो आवाज़ें यकीनन उसे भी आ रही थी। वैसे है तो तारीफ़ के काबिल। अभी रबिया ने बताया कि वो अपने शोहर की दूसरी शादी करवा रही है, तो अभी तक अजनान ने ही कोई लड़की सिलेक्ट नहीं की, वरना आज वलीद के साथ अजनान की भी शादी होती। जहाँ उसका दोस्त उछला वहाँ पिछली टेबल पर बैठी सारी खवातीन हैरान हुई, मगर वो शादी करवा क्यों रही हैं? मुश्तरका सवाल हुआ। रबिया ने बताया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। मुतमिन मशवरा आया। ये मिडिल क्लास लड़कियों को हीरोइन बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है, किसी ने कहा, और सब खवातीन हंसने लगी। क्या ये सब सच है अजनान? उसके साथ बैठे दोस्त ने हैरत से पूछा। इससे पहले कोई जो जवाब देता उसे सबसे मिलवाती मम्मा उनकी टेबल के करीब आई। हेलो आंटी। उसके दोस्त की वाइफ खड़ी हुई। हेलो बेटा, कैसी हो? मम्मा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी आंटी फ़ाइन, इससे मिलो, ये परी है मेरी बहू। मामा मुस्कुराई। आपकी बहू बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत भी। उसके यूँ कहने पर मामा के साथ परी भी खुलकर मुस्कुराई, और परी ही अजनान के दोस्त साद की बीवी हीरा। मम्मा की तारीफ पर उसकी मुस्कुराहट एक कान में गायब हुई, और नामहसूस अंदाज में टेबल से एक कदम पीछे हुई, क्योंकि जिस चेयर के करीब वो खड़ी थी अजनान उसी पर मौजूद था। आप यहाँ बैठे हमारे साथ, हम आपकी कंपनी के ज़्यादा हकदार हैं। हीरा ने बेतकल्लुफ़ी से उसका हाथ थाम कर अजनान के साथ वाली चेयर पर बिठाया। मम्मा मुस्कुराकर किसी की आवाज़ पर एक्सक्यूज़ करती आगे बढ़ गई, जबकि हीरा टेबल पर बाकी मौजूद लोगों के तारुफ करवा रही थी। अजनान के दोस्तों के दरमियान उस पर बेपनाह घबराहट तारी थी। दांतों की नुमाइश को अगर मुस्कुराहट कहा जाता है तो वो मुस्कुरा रही थी। अजनान, बहुत लगी है कि इसे आप जैसी वाइफ मिली। अजनान शाह के बराबर वाली सीट पर बैठे शख्स ने कहा तो उसकी सीट पर गोया कांटे उग गए। किस्मत वाली तो मैं हूँ कि मुझे ये घर मिला। कोई दर्द चेहरे का हिस्सा बनने लगा तो वो यकदम खड़ी हो गई। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा तूबा को देख लूँ। वो किसी के कुछ भी बोलने से पहले आगे बढ़ गई। तुम्हारी तरफ से इन पर हमसे मिलने की पाबंदी थी क्या? साद ने उसे घूरा। और क्या, सबसे तो वो इतना खुशी खुशी मिल रही हैं। हीरा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा, और इसके साथ आमिर ने अफसोस भरी नज़रों से, क्योंकि वो पीछे बैठी खवातीन की बातें सुन चुका था।
अरे वो वॉशरूम से चेंज करके निकली तो अजनान शाह को बेड पर जूतों समेत नींद में पाकर हैरान हुई। आगे बढ़कर उसने अपना तकिया और कंबल उठाया और सोफे की तरफ भड़की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? उसने एक नज़र अजनान पर डाली और अपना तकिया और कंबल वापस बेड पर रखा। वलीद, बाहर से आवाज़ आई तो वो चौंक कर दरवाजे की तरफ आई। खैर ये तो है ना वलीद? उसने दरवाज़ा खोला। सुना है आप बहुत ही बहादुर हैं। आहिस्ता, अजनान सो रही हैं। वलीद की आवाज़ हल्की ही थी मगर उसे फिर भी बुलंद लगी। बाहर आ जाओ, वलीद ने कहा तो वो एक नज़र अजनान पर डालती बाहर निकल आई। जब वो कमरे से बाहर निकली थी तब 2 बज रहे थे और जब वो वापस लौटी तब 5 बज रहे थे। अजनान मगर इतनी गहरी नींद नहीं सोया था कि अपनी रूममेट के आने जाने का उसे पता ही न चल पाता। भाई बचाओ मुझे, देखो ये भाभी मेरे साथ क्या कर रही हैं। वो कोट से शर्ट की कफ निकालता सीढ़ियाँ उतर रहा था। वलीद की आवाज़ पर ठठक कर रुका। दुल्हन बने वलीद को खवातीन ने घेर रखा था। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ने लगा। भाई इधर आओ, इस बार मेरा साथ दो। वलीद खराहा, शादी तुम्हारी है, दुर्गत भी तुम्हारी बनेगी, मुझे क्यों पीस रहे हो? उसने हिज उठाया। कल मेहंदी में भी वलीद की बुरी हालत बनाई गई थी। भाई प्लीज़ मेरा साथ दे वरना आज सुबह मेरा इंतज़ार करती रह जाएगी और मैं इनकी शर्ट की जंजीर में जकड़ा रह जाऊंगा। वो रूहान सा हो गया। बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वो करीब चलाया। कहो क्या हुआ और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ रस्म हो रही है। दूल्हा को उसकी भाभी मेहंदी लगा रही है। उन्होंने मेरी एक आंख में सुरमा लगा दिया, अब दूसरी आंख के लिए 50,000 मांग रही हैं। इतना महंगा सुरमा? वो बेख्तियार हंस पड़ा। भाभी सुरमा लाख का भी होता कोई मसला नहीं, इसके साथ जो शराइत हैं वो बड़ी कड़ी हैं। उसने दुहाई दी और सामने खड़ी पारस ने घूर कर उसे देखा। शर्त? कैसी शर्त? शर्त नंबर 1, पैसे मैं अपनी जेब से अदा करूँ, मामा पापा से ना लूँ। शर्त नंबर 2, अपनी पॉकेट मनी से अदा करूँ, मेरी तनख्वाह भी नहीं है। शर्त नंबर 3, जहाँ से हिले बगैर रकम दूँ, मेरी जेब में तो फूटी कोरी भी नहीं है। भाई ये तो वाकई बड़ी सख्त शराइत है। वो मज़ीद करीब चलाया। इस मामले में तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मेरे भाई। वो वलीद की ओर करीब हुआ। चीटिंग? पारस ने आगे बढ़कर उसका हाथ कोट के आस्तीन से पकड़ा। क्या? सभी हैरान हुए। ये आपका हाथ वलीद की जेब में क्या कर रहा है? पारस ने खफगी से देखा। अरे वाकई ये तो मेरा हाथ है, लेकिन ये वलीद की जेब में कैसे गया? वो बड़ी मासूमियत से बोला तो सारे खिलखिलाकर हंस पड़े। उसने अपना वॉलेट वलीद की जेब में डाला था, वो भी परी ने निकाल लिया। परी आप मेरे साथ ऐसा करेंगी मैं सोच भी नहीं सकता था। वलीद सदमे से बोला जबकि वो अपने मसनूई कलर खड़े करते हुए इतराई। अब हम जो करेंगे वो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उसने चौंक कर अजनान शाह की तरफ देखा। वो समझी नहीं और अजनान शाह के दाएं हाथ में उसका दाएं हाथ और बाएं हाथ से उसका बायां हाथ काबू कर लिया। उसकी पुश्त अजनान शाह के सीने से लगी थी। वलीद, दूसरी आंख में सुरमा लगाओ। वलीद करीब आ गया। सबके कहकहो से हाल गूंज उठा, लेकिन उसके वजूद उसकी जान निकल गई। वो मारा। वलीद खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंख में सुरमा लगाया गया। फिर उसे छोड़कर अजनान शाह ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी निगाहें ज़मीन से चिपकी हुई थी। ये तुम्हारा नेक? उसने वॉलेट उसके हाथ पर रख दिया। जियो मेरे भाई। वलीद की शोहियाँ अरूज पर थीं। उसने खफगी से वलीद को देखा। कैसे कैद कर लिया इस परी को? वो पैर पटकती हुई आगे भर गई। अजनान शाह की मुस्कुराहट बेसाख्ता गई थी। फिर वो बारात लेकर निकल गई। मुँह दिखाई में क्या मिला? इस सवाल पर हंसती मुस्कुराती तूबा की हंसी गायब हो गई और उसकी नज़रों ने फ़ौरन परी को तलाशा। अजनान भाई आप अपनी बीवी को अपने काबू में रखें, वो फ़ौरन लड़ने को तैयार होगी। आपको पता है रात मुझे मुँह दिखाई में क्या मिला? एक कलर्ड फ्रॉग। उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्या? इस मेंढक को कल सारी रात पकड़ने और इस पर कलर करने में आपकी बेगम ने काफ़ी एनर्जी खर्च की है। तूबा ने परी को घूरते हुए कहा तो वो जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी उछल पड़ी। वलीद, गलत बात, तुमने उसे ये तक बता दिया कि मेंढक मैंने पकड़ा। वलीद, बीवी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। वो बड़े मज़े से बोला। ये ज़िंदगी को, बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी को मज़े से गुजारने का पहला असूल है। और ये पहला असूल कहाँ से सीखा? उसने घूरा जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। आपके शोहरे नामदार से, जो आपसे अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं छुपाते। वलीद के यूं कहने पर वो लम्हा भर के लिए सुन रह गई। उसके चेहरे पर दर्द का जो तासुर फैला वो वलीद को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास दिला गया। ये असूल है बहुत प्यारा, इसकी वजह से मैंने मामा को उस लड़की से मिलवा दिया जिसे अब तुम्हारी भाभी बनना है। वो आहिस्तगी से मुस्कुरा कर बोली। तो अजनान शाह भी चौंका। मामा खामोश चेहरे पर अफसुर्दगी लिए परी को देख रही थी। इसका मतलब था वो कशमाला से मिल चुकी थी। आप आज शाम मेरी वलीमा पार्टी में क्या पहनेंगी? वलीद इसके जैसा हौसलामंद नहीं था कि वो इन बातों को सुन पाता जो वो आराम से कह रही थी। वलीद के वलीमे की तकरीब के 1 हफ्ते बाद मामा पापा अजनान शाह के साथ कशमाला के घर हो आए। उनका जवाब अब सबको पता था, इसलिए यहाँ कोई बेकरार नहीं था। परी कहाँ गई? वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेशिकन बिस्तर देख कर चौंका। नज़रें पहले वॉशरूम के दरवाजे की तरफ उठी मगर वो खुला था, फिर टेरेस के दरवाजे की तरफ, वो बंद था। उसे एकदम से वहशत हुई। ये तो 1 साल 4 माह में पहली बार हुआ था, वरना वो हमेशा बेड पर मौजूद होती थी। आज कमरा बेहद खाली सा महसूस हुआ। वो बाहर निकल आया। बाकी सब कमरों की लाइट्स ऑफ थी, मतलब सब सो रहे थे। वो तेज़ी से बाहर निकला। गार्ड्स अपने कैबिन में थे।
आज पारस कहीं गई थी? नहीं साहब, वो तो कहीं नहीं गई। गार्ड ने चौंक कर उसे देखा। वो लब भींचता हुआ वापस आया। जब वो वापस आया तब मम्मा लाउंज में थी। उसे देख कर यकदम चौंकी। परी की बहुत तबीयत खराब हो रही है, वो मेरे कमरे में है। क्या हुआ? उसने उनके कमरे की तरफ नज़र डाली। पता नहीं, कशमाला के घर वाले आए थे, हम सब बैठे बातें कर रहे थे, अचानक फ़ोन बल बजी। परी पास खड़ी थी, उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन सुनते हुए उसकी हालत बदल रही थी। मैंने एक नज़र में भांप लिया, फ़ोन रख कर फ़ौरन खड़ी हो गई कि अपने कमरे में हूँ। फिर हम सब कशमाला की फैमिली से बातों में मसरूफ़ हो गए। 2 घंटे बाद वो लोग गए तो मैं उसे देखने गई, मगर वो नीचे कारपेट पर बेहोश पड़ी थी। ममाज हद परेशान थी। उसके लब भींच के। डॉक्टर ने कहा है खौफ की वजह से बेहोश हो गई है, इसके दिमाग के टेस्ट भी करवाने के लिए कहा है। वो मामा के कमरे की तरफ आ गया। वो क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने नज़रें तक नहीं उठाई। परी बेटा कुछ खा लो। मामा ने खाने की ट्रे उसके आगे की। नहीं मामा, मेरा दिल। लेकिन अजलान शाह पर नज़र पड़ते ही बाकी अल्फाज उसके मुंह में रह गए। वो तेज़ी से खुद पर से कंबल हटाते हुए उठी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था। वो बड़ी बेकरारी से अजलान शाह की मुंतज़िर थी। आप आराम करें मामा, मैं खाना खिला दूंगा परी को। उसके कहते ही परी ने तेज़ी से बेड पर रखी ट्रे उठाई। मम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, कहती हुई वो अजनान शाह के पीछे निकल पड़ी। वो ट्रे किचन की टेबल पर रख गई थी। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया। आज कशमाला की फैमिली आई थी। वो बेजान कदमों से बेड के किनारे पर टिक गई। तो आप इस बात का शोक मना रही थी? उसने घूर कर उसे देखा। इस वक्त ही डॉक्टर नवीद का फ़ोन आ गया। वो मुझे इस घर की बहू बनने की मुबारकबाद दे रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? वो चौंका। उसका चेहरा उसके बाजू के नीचे था। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो बेआवाज़ रोती रही। मर क्यों नहीं जाती? इतनी परेशानियों का सबब हूँ, आपके पूरे घर की परेशानियों का सबब हूँ। जी चाहने लगा है खुदकुशी कर लूँ। पता नहीं क्यों जितना चाहती हूँ कि कोई मेरी वजह से परेशान ना हो, उतना ही सबकी परेशानी का बाइस हूँ। कशमाला की मामा ने कहा है कि वो लोग हाँ तो कर रहे हैं, मगर उनकी शर्त है कि कशमाला को अलग घर में रखा जाए जहाँ उसे मेरी शक्ल न देखनी पड़े। और यहाँ मामा को आपको पाना चाहती हैं। मामा तो आपको पाना चाहती हैं, आपको अपने सामने देखना चाहती हैं। वो कशमाला की फैमिली की इस डिमांड पर बेहद परेशान हो गई हैं। और मैं उनसे कैसे कहूँ कि वो कशमाला को यहाँ अपने पास रख लें? मैं किसी और घर में रह लूँगी। डॉक्टर ने मामा से पूछा, आपके अलावा कभी मैं ऐसी हालत में बेहोश हुई? वलीद को याद आ गया। मैं पापा की हॉस्पिटलाइज वाले दिन बिल्कुल इसी तरह बेहोश हुई थी। डॉक्टर को लगता है इस खौफ से मेरा दिमाग मुतासिर हो रहा है। इनमें से किसी को पता ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। वो बोले जा रही थी, इतना हल्के, इतना धीमे कि अजनान शाह को सुनने में अपनी पूरी समात का जोर देना पड़ रहा था। वलीद को लगता है ये खौफ आपकी शादी के बाद आपकी दूरी का है। शायद उसे ठीक लगता है, क्योंकि अभी तो मेरे दिल को करार रहता है कि अगर वो अफरीत दोबारा मेरे करीब आया तो आप है मुझे बचा लेंगे, फिर आप नहीं होंगे तो क्या होगा? मेरा दिल रुक रुक कर धड़कता है। पता नहीं ये धड़कना बंद क्यों नहीं कर देता? मैं मर क्यों नहीं जाती? इतने लोगों की परेशानी का बाइस हूँ। वो गठरी बनी बेड के किनारे पर रोई जा रही थी। अजनान शाह बस खामोशी से उसे देखता रहा। अब उसे डॉक्टर नवीद के साथ क्या करना था ये वो जानता था। फिर बहुत देर रोने के बाद वो उठी। उसका अपना कौन था जो उसे चुप करवाता या उसके आंसू पोंछता? उसे अपने लिए खुद ही हौसला लेना था और जीने के लिए हिम्मत भी खुद ही जमा करनी थी। आपने हमेशा मुझ पर एहसान किए हैं, बस एक एहसान और कर दे। मुझे दुनिया के किसी ऐसे कोने में भेज दे जहाँ वो अफरीत ना हो, जहाँ डॉक्टर नवीद की परछाई ना हो। मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूँगी। आगे उससे बोला ना गया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए उसे देखे जा रहा था। वो वॉशरूम की तरफ भर गई। डॉक्टर नवीद नामी अफरीत मेडिकल कॉलेज से उसके पीछे पड़ा था। अगर जिया उसकी दोस्त ना होती तो वो पहले साल ही मेडिकल कॉलेज छोड़ देती। जिया हॉस्टल में उसकी रूममेट थी। वो और नानो एक गांव में रहते थे। नानो ने ही माँ बाप के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गांव में उनका एक छोटा सा घर था, लेकिन गांव की बेहद सादा ज़िंदगी में उन्हें कभी पैसे का मसला ना हुआ। छोटी सी ज़मीन थी जिसकी महदूद आमदनी से उनके महदूद ज़िंदगी के मसाइल नानो अच्छी तरह संभाल लेती थी। फिर अपनी और नानो की ख्वाहिश पर उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। डॉक्टर नवीद उससे 1 साल सीनियर था। एक बिगड़ा हुआ रईसा था। अपनी दौलत पर बड़ा गुमंड था। मेडिकल के चौथे साल नानो की तबीयत ख़राब हो गई। वो पहले तो उनके पास गाँव आ गई। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें शहर ले आए। नानो की जो भी जमा पूंजी थी वो खर्च होने लगी। कॉलेज में जाने के बाद डॉक्टर नवीद से उसकी मुलाकात हुई, फिर नानो की वजह से हुई। वो बहुत हेल्प करने लगा। उसने कितनी हेल्प की ये उसे नानो के इंतकाल के बाद पता चला, जब वो नानो की बीमारी पर उनके ऊपर लगाए जाने वाले अपने रुपयों का हिसाब लेने आ गया। 2 लाख रुपए उसके तो होश उड़ गए। वो कहाँ से देती? उसकी मिन्नत समाजित कुछ भी समानुमा इंसान पर असर न कर रही थी। उसने अपने गांव की ज़मीन बेच दी, मगर उसकी रकम पूरी ना हुई। वो मदद के लिए जिया के पास आई, जो नानू की 1 साल बीमारी के दौरान हाउस जॉब करके डॉक्टर बन चुकी थी। जिया, वो मुझसे शादी की पेशकश कर रहा है, उसने बेबसी से कहा। वो पहले से शादीशुदा है। जिया ने मुठ्ठियाँ भींची। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार होगी जिया, मगर वो जुआरी शख्स 2 लाख के बदले मुझे बेच चुका है। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ
ओ मेरे खुदा! जिया ने अपना सर पकड़ा। वो टेबल पर सर रखे बुरी तरह रोती रही। जिया की नाइट ड्यूटी थी, वो वहीं उसके साथ रही थी। रात 2:30 बजे जिया की केबिन का दरवाज़ा बजा। दोनों ही खौफज़दा हो गई। कौन? जिया खौफ पर काबू पाते हुए बोली, डॉक्टर जिया। बाहर से शनासा आवाज़ आई तो जिया की जान में जान बनाई। उसने तेज़ी से उठकर केबिन का दरवाज़ा खोला। अजनान शाह प्लीज़ कम हियर। वो मुस्कुराकर अंदर आया। खैरियत? अजनान शाह कैसे आना हुआ? फिर टूट फूट का शिकार हो गए हैं? जिया ने छेड़ा। हाँ तुम्हें तो पता है डॉक्टर मुझे पुलिस केस कह देता है। वो कहते हुए अंदर आया और अपनी मखसूस कुर्सी पर की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद किसी को पाकर ठटका। ये मेरी फ्रेंड है पारस। जिया फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। ओह इसका हाथ जख्मी था। जिया बैंडेज करने लगी। थैंक्स डॉक्टर। कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो बिला झिझक कहना। बैंडेज मुकम्मल हो गई तो वो खड़े होते हुए बोला। डॉक्टर जिया मुस्कुरा दी। वो दरवाजे तक गया कि जिया को कुछ क्लिक हुआ। अजनान शाह मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो रुका, पलट कर उसे देखने लगा। ज़हे नसीब। वो वापस आकर बैठा। अजनान शाह मुझे 2 लाख रुपए कर्ज दे सकते हैं? वो हैरान रह गया क्योंकि डॉक्टर जिया को वो इस कदर नहीं जानता था कि इतनी बड़ी रकम का लेन देन किया जा सकता है। मैं जानती हूँ हम एक दूसरे से महज चंद बार ही मिले हैं और इतनी बड़ी रकम मांग रही हूँ मैं आपसे, लेकिन आपके अलावा मैं किसी ऐसे शख्स को एक पल के लिए भी नहीं जानती जिससे इतनी बड़ी रकम मांग सकूँ और वो मुझे बगैर अपने किसी मुफाद के दे दे। असल में मेरी ये दोस्त है पारस। उसके बाद वो पारस के मुतालिक सभी कुछ बताती चली गई। इस वक्त मेरे पास चेक है, तुम चाहो तो कैश करवा लो। वो बोला और पारस जो जिया के अपनी ही कहानी सुनाने पर भी लाताल्लुक बैठी थी, बुरी तरह चौंक कर उसे देखने लगी, जिसने एक बार उसकी तरफ देखा तक नहीं था। नहीं अजनान शाह, चेक नहीं, हमें कैश ही चाहिए और साथ ही तुमसे एक फेवर भी। वो बेबस थी। फेवर क्या? वो चौंका। असल में मैं इस शहर में खुद हॉस्टल में रहती हूँ। अगर तुम किसी घर का इंतज़ाम कर दो तो मेहरबानी होगी, क्योंकि डॉक्टर नवीद इसे सबसे पहले मेरे पास ही ढूंढने आएगा और मुझ पर ही नज़र रखेगा। उसे अपनी कही बात का मुकम्मल यकीन था। ओके, उसने हामी भर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्द ही आपकी रकम लौटा दूंगा। जिया और अजनान शाह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो बेतहाशा रोते हुए उसका मुसलसल शुक्रिया अदा कर रही थी। आपको अंदाज़ा नहीं आप मुझे कितने बड़े गुंडे से बचा रहे हैं। अल्लाह आपको किसी जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अदनान शाह ने जिया को देखा। वो भी मुश्किल नज़रों से उसे देख रही थी और फिर वो बाहर निकल आया। सुबह उसने खुद ही जिया को वो रकम पहुंचा दी और फिर शाम को उसने जिया को घर के मुतालिक बताने के लिए फ़ोन किया। अजनान शाह, आज तो नहीं आ सकूंगी। पारस को नर्वस अटैक हुआ है। वो डॉक्टर नवीद से बहुत डर गई है। इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। जिया अफसरदा थी। ओह मगर रकम तो दे दी तुमने फिर? वो हैरान हुआ। वो बेवकूफ़ लड़की उससे बहुत डर गई है। अंदाज़ा तो आपको भी हो गया होगा। उसके इस तरह नर्वस अटैक होने से मैं उसे एक अकेले घर में नहीं छोड़ना चाहती। ये उसे बिना मौत मार देना होगा। मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात की है, वो उसे अपने साथ रखने पर तैयार हैं। लोगों के बीच ही वो नॉर्मल रह पाएगी। जिया प्लान तरतीब दिए बैठी थी। इसके अपने रिश्तेदार? अगर इसका कोई होता तो यकीनन वो इतने बड़े मसले में न घिरती। जिया ने अफसरदगी से कहा। इसके बाद अजनान शाह ने कॉल ड्रॉप कर दी। दूसरे दिन सुबह उसे होश आया। शाम तक वो कदरे बेहतर थी। तभी जिया उसे अपने रिश्तेदार के मुतालिक बताने लगी और वो उससे मिलने आने वाले थे। वो चुपचाप जिया को सुन रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अजनान शाह को देखकर जिया चौंक गई। कैसी तबीयत है? बेहतर है। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। यूँ समझो एक डील करने आया हूँ। उसके यूँ कहने पर वो दोनों चौंक गई। अपने दोस्त से पूछो क्या वो मुझसे शादी करेगी? उसके बिना किसी तमहीद के यूँ कहने पर इन दोनों की आंखें फैल गई। दोनों को हैरत से बिगड़े चेहरे देखकर उसने एक गहरा सांस लिया। मुझसे शादी करके तुम्हारे दोस्त को यकीनन फ़ायदा होगा। एक डॉक्टर नवीद से जान छूट जाएगी, दूसरा ये कि वो रिश्तों को तरसी हुई है तो मेरे घर में से हर रिश्ता मुयस्सर आएगा। वो जिया को ही देख रहा था। ये सब करने में आपका क्या फ़ायदा? जिया की नज़रें उसे जांचने लगी। मैं फैमिली की पाबंदियों से सख्त एलर्जिक हूँ, लेकिन मेरी मॉम को मेरे लिए एक अदद बीवी चाहिए जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कोई मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो जब मैं तुम्हारी दोस्त से शादी कर लूँगा तो इन्हें घर और रिश्तेदार मिल जाएंगे, मेरी मॉम को एक बहू मिल जाएगी और मुझे मुकम्मल आज़ादी। वो इत्मीनान से बोला और जिया का मुंह हैरत से खुल गया, लेकिन उसने फ़ौरन खुद को संभाला। अजनान शाह, बेशक आपने मेरी बहुत प्रॉब्लम में हमारी मदद की, मगर इसका ये मतलब नहीं मैं इस लड़की से जीने का हक छीनूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं जो ऑफ़र आप कर रहे हैं वो एक कैदखाना है। बिलाशुबा आपके घर वाले बहुत अच्छे होंगे, मगर सारी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती। आई एम सॉरी अजनान शाह। एक बेबस बेसहारा लड़की से इतना बड़ा फ़ायदा ना उठाएं और अपनी रकम की तरफ से बेफिक्र रहें। हम लोग जल्दी ही आपको लौटा देंगे। जिया को उस पर बहुत गुस्सा आया। आप नाराज़ मत हो डॉक्टर, मैं तो बस एक आइडिया पेश कर रहा था। अगर पसंद नहीं आया तो इट्स ओके। मेरा ख्याल था कि वो और मैं दोनों ही मसलों में घिरे हैं तो दोनों ही एक दूसरे के अच्छे मददगार बन जाएंगे। वो मुस्कुराया। और आपको रकम के मतलब कोई फ़िक्र पालने की ज़रूरत नहीं है, ओके? वो कहकर पलटने लगा। मैं तैयार हूँ की आवाज़ पर वो रुका और जिया चौंकी। फिर जिया तड़प कर उसके नज़दीक आई। तुम अपने आज के लिए अपने कल को ख़राब नहीं कर सकती। सारी उम्र तो इस तरह कैसे गुजार सकती हो? सुहागन होकर भी तुम समझने की कोशिश करो।
جیا کو عدنان شاہ کی موجودگی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح وہ کھل کر پارس سے بات کرے۔ میں آج محفوظ نہ رہ سکی تو میرے لیے کل بیکار ہے۔ جیا تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بے بسی سے بولی۔ پلیز ایک منٹ، پہلے آپ دونوں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نکاح ہم صرف پیپر میرج کی طرح کریں گے۔ بعد میں جب پارس اور میری پریشانی ختم ہو جائے گی، ہم اپنی پسند کے لائف پارٹنر مل جائیں گے۔ ہم اس فرضی نکاح کا ڈرامہ ختم کر دیں گے۔ میں تمہاری دوست کو تا حیات پابند نہیں کر رہا، صرف ہیلپ کر رہا ہوں۔ جیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو شادی کو بھی بزنس ڈیل کی طرح کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا نکاح ہوا۔ جیا کی نرس پسندیدگی کے باوجود وہ اس کے ساتھ آ گئی اور اس کے گھر والے اتنے اچھے ہوں گے اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وٹ کیا کہہ رہی ہو؟ ماما پاپا ولید طوبہ اور چاچی سب کے حیرت سے منہ کھل گئے۔ اطمینان اگر کسی کے چہرے پر تھا تو وہ مسٹر اور مسز عدنان شاہ تھے۔ آئی ایم سوری ماما، یہ میری غلطی ہے، میں ہی آپ کو بتا نہیں پائی، لیکن اب شاید ایک اچھا موقع ہے، میں اسے گنوانا نہیں چاہتی۔ وہ شرمندہ تھی۔ عدنان شاہ نے اس پر ایک بار پھر ایک احسان کر دیا تھا، اسے آسٹریلیا بھیج رہا تھا۔ اس نے صرف ہاؤس جاب نہیں کی تھی، ڈگری تو اس کے پاس A1 گریڈ کی تھی۔ مما وغیرہ کو آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ MBBS ہے، اور پھر اسے بہت ساری نصیحتوں اور دعاؤں کے ساتھ مما اور فیملی نے رخصت کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ آسٹریلیا تک آیا تھا۔ عدنان شاہ تھینک یو ویری مچ۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی، جبکہ وہ اسے مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگا۔ بیسٹ آف لک، وہ مسکرایا۔ اب تم یہاں اپنی لائف میں بہت آگے جانا، ہم پھر ملے تو ایسی روتی صورت سے نہ ملے، اوکے؟ اس نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ وہ چلا گیا اور اس کے لیے ایک نئی زندگی کا در وا کر گیا۔ وہاں بہت سے پاکستانی گھر تھے، اس کا کافی میل جول ہو گیا اور اس گھر میں تنہا رہتی تھی۔ رات میں اسے ڈر لگتا، تبھی اس نے اپنی یونیورسٹی میں بات کی اور کئی لڑکیاں رینٹ پر اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو گئیں۔ سدرا، وہ بوڑھی عورت کس پر غصہ ہو رہی ہے؟ اپنے لیپ ٹاپ میں مکمل طور پر گم سدرا نے چونک کر ندا کو دیکھا۔ میں کیا اس بوڑھی عورت کی سیکرٹری ہوں جو وہ مجھے بتائے گی؟ سدرا نے منہ بنایا۔ سدرا، وہ تم پر غصہ ہو رہی ہے۔ ندا نے اسے خفگی سے گھورا۔ تم نے پھر ان سے بدتمیزی کی؟ ماہین نے اسے گھورا۔ میرے خدا، کتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں یہ بوڑھی عورت کہاں سے ٹپک پڑی۔ ان کے فلیٹ کے بالکل سامنے ایک بوڑھی عورت آئی تھی۔ انہیں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور ان کی سدرا سے ہونے والی یہ تیسری لڑائی تھی، کیونکہ سدرا ان چاروں میں سچ مچ انگریز تھی، جبکہ ندا امریکن ہونے کے باوجود کپڑوں کی حد میں رہتی تھی۔ لیکن سدرا کے کپڑے آستینوں کے تو بغیر ہوتے ہی تھے، شاید اسے آستینوں کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے کتنے دن سے میں فارغ نہیں ہوئی، ان خاتون سے ملاقات کرنی تھی نا مجھے بھی۔ وہ اتنی دیر میں کافی بنا چکی تھی۔ ان کے سائے سے بھی دور رہو، ان کا بس نہیں چلتا اس آسٹریلیا کو پاکستان بنا دے، ہر لڑکی کو برقع پہنا دے اور ہر جگہ کو مسجد بنا دے۔ سدرا بولتی جا رہی تھی اور ماہین اسے گھورتی۔ وہ اپنا کافی کا مگ خالی کر کے دھو کے شیلف میں رکھتے ہوئے مسکرا کر سدرا کو سنتی رہی۔ اب تو میرا اشتیاق اور بھی بھر گیا۔ اس کے کہنے پر سدرا نے منہ بنا لیا۔ ایسا کرو بریانی لے جاؤ۔ ماہین پاکستان سے آئی تھی، وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کرتی تھی اور وہ بھی اس سال اپنا ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے ہاسٹل جوائن کر چکی تھی، سو وہ اس وجہ سے کم گھر پر نظر آتی۔ جبکہ سدرا اور لیزا یونیورسٹی کے بعد گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، رات دیر تک گھر سے باہر رہنا ان کی ہابی تھی، سو وہ چاروں کم ہی گھر پر ہوتی تھی۔ اس کے باوجود سامنے والی خاتون کو سدرا کھٹک گئی۔ وہ بریانی لے کر ان کے گھر آ گئی۔ تم پارس ہونا؟ اس کے بل بجانے سے قبل دروازہ کھلا اور وہ اسے دیکھ کر چونکی۔ ارے آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ بھی حیران ہوئی۔ ماہین نے بتایا تھا، وہ اسے راستہ دیتے ہوئے بولی۔ یہ آج ماہین نے بریانی پکائی ہے، وہ اچھی لڑکی ہے۔ وہ مسکرائی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ او نہیں، میں ابھی پی کر آ رہی ہوں، بس ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ بریانی کی پلیٹ سامنے ٹیبل پر رکھ کر پھر سے اس کے لیے جوس کا پیکٹ لے آئی۔ اس کے منع کرنے پر بھی انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کے ساتھ اور کون رہتا ہے؟ میری اولاد نہیں ہے، بیوہ عورت ہوں، ایک بھتیجا ہے، اس نے فلیٹ خرید کر مجھے دیا ہے۔ ان کے اکیلے پن پر اسے افسردگی نے آن گھیرا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کی گزرتے دنوں میں ان سے بہت بننے لگی اور انہیں اس سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے پری، تمہارے روپ میں خدا نے مجھے بیٹی دے دی ہے، اور وہ بھی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ماہین کو اچھا لگا، لیزا کو کچھ فرق نہ پڑا اور سدرا اپنے جلاپے کا کھلے عام اظہار کرتی۔ ان بری عورت کے ساتھ رہ کر تم بھی ان جیسی بری ہو گئی ہو، سدرا نے غصے سے کہا تو لیزا اور ماہین مسکرا دی، کیونکہ اس نے سدرا کو کھڑے کھڑے پانی کی بوتل منہ لگانے پر ٹوک دیا تھا۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ یس، 2 سال ہو چکے تھے اسے آسٹریلیا میں، لیکن جتنی خوش وہ ان 2 ماہ میں رہنے لگی تھی، ایسی خوشی اسے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ مہکتے گلابوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میل آن کر کے وہ مسکرا دی۔ سورج آپ کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے چادر سے چہرہ جو نکالا، اس سے پہلے تارے چھپ گئے اور چاند شرمایا ہے۔ اوف، وہ بے اختیار ہنس دی، پھر اس کے ہاتھ تیزی سے ٹائپ کرنے لگے۔ آپ کو نہیں لگتا کچھ وقت آپ کو اپنے ساتھ بھی بتانا چاہیے؟ 7 سے لے کر 9 بجے تک اس کی 25 میلز تھی۔ تمہارے ساتھ رہوں یا اپنے ساتھ، بات ایک ہی ہے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے آئینہ دیکھ رہا ہوں۔
तुम से बात करती हूँ तो लगता है खुद से मुखातिब हूँ। तुम इतनी जल्दी इतने कम वक्त में क्यों कर मेरे अंदर उतर गई? मुझे खबर नहीं है, सो तुम क्यों और क्या जैसा सवाल कोई सवाल मत करना। तुमसे मोहब्बत की कोई वजह नहीं है मेरे पास। फ़ौरन ही दूसरी तरफ से जवाब आया। उसका सर फौहर से बुलंद हुआ। ये सर उस वक्त ही बुलंद होता है जब कोई आपको सच्चे दिल से चाहता हो और उसकी सच्चाई का दिल यकीन भी करता हो। और ऐसा कभी कोई बहुत मुश्किल से मिलता है, बल्कि बाज़ लोगों को तो मिलता ही नहीं। वो इस हाथ को फ़ौरन थाम लेना चाहती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट थी, और वो रुकावट थी जॉन अल्बर्ट। वो एक गैर मुस्लिम था और पारस की ज़िंदगी में खुशी, हंसी, प्यार सब ला चुका था। 6 माह कबल जब उसकी पहली मेल पारस ने पढ़ी, उसकी फ्रेंडशिप को मस्बत जवाब दिया, तब यकीनन उसे अंदाज़ा नहीं था वो शख्स उसके लिए इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। शुरू के 4 माह तक वो सिर्फ उसके लिए सवालात का एक बॉक्स था जो हर वक्त उससे दिन के मुतालिक ही बातें करता रहता था। 2 माह पहले बहुत अचानक बातों के दरमियान उसने पूछा, पारस मुझसे शादी करोगी? वो पुरसोच निगाहों से कई लम्हे मेल को देखती रही। मैं किसी जॉन अल्बर्ट से शादी नहीं कर सकती। हाँ, किसी हाशिर मज़ाहिर आशिर के मुतालिक सोच सकती हूँ। ये सब कौन है? वो हैरान हुआ। हमारे मुसलमान लड़कों के नाम होते हैं। वो मुस्कुराई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अपना दीन छोड़ सकता हूँ? वो इसकी बात पर गोया महजूज हुआ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो खुशी होगी, तुम अल्लाह के लिए अल्लाह के दीन में आ जाओ। और उसने काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया। तुम्हें ज़्यादा कौन सा नाम पसंद है? दूसरे दिन सुबह पहली मेल थी और उसने खुशी से निहाल होते हुए हाशिर लिखा, और अगले 2 माह उसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। कोई आपको बेपनाह चाहता हो, ये एहसास ही खुशकुन था। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ कब से है? सिदरा की कब मिल में? उफ। अगले हफ्ते से। माहिर ने उसे घूरा। उसने मोबाइल पटक दिया और मुंह बनाकर औंधी सोफे पर गिरने के अंदाज में लेटी। क्या हुआ? लिज़ा ने उसकी परेशानी को हैरत से देखा। और उसे कौन से रोज़े रखने थे जो वो इतना परेशान थी? मामा ने ऑर्डर दिया है रमज़ान के उनके पास आ जाऊँ। हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ इस रमज़ान पाकिस्तान जाने के लिए। महीन भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए बेकरार थी। ओ नो, क्या होता है घर में? पाबंदी, पाबंदी और सिर्फ पाबंदी। सिदरा की घर से इतनी बेजारी है तो उसे यकदम 2 साल पीछे ले गई। क्या मिलता है घर में? जब ये जुमला उसने अजनान शाह के लबों से सुना था तो उसे लगा वो वाहिद इंसान है जो घर से बेजार है। मगर नहीं, इस जैसे लोग इस दुनिया में बहुत थे। सिदरा भी उस जैसी ही थी। पहले रोज़ से 2 दिन पहले वो दोनों चली गई। ईद पर मुझसे क्या गिफ्ट लोगी? पहली से ही की पहली मेल। तुम्हारी दीद मेरी ईद का सबसे बड़ा गिफ्ट है। वो मुस्कुरा दी। लेकिन इसके बाद तो दूसरी तरफ ऐसी खामोशी छाई कि 29 रोज़े गुजर गए। उसे परेशान होना था, लेकिन वो नहीं हुई। उसे मेल्स पर मेल्स करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि वो शख्स उसका है, कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उससे दूर जाना ही नहीं चाहता था। अगर वो उसका नहीं होता तो कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आता। वो उससे चाहे जितनी बेनियाजी बरत ले, जितनी भी उसकी तरफ से बेपरवाह हो जाए, वो उसका ही रहेगा, उससे साए की तरह जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो उसे बेहद प्यार करता था, बेहद प्यार। और इसके प्यार का वो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकती थी। ये सूट मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर पर पाकिस्तान से बनवाया है। चांद रात को वो सानी आंटी के घर आई तो उन्होंने वाइट गरारा सूट उसके सामने फैलाया। मैंने इस तरह के सूट कभी नहीं पहने। वो मुस्कुरा दी। वाह, शानदार, ये बहुत खूबसूरत है। लिज़ा की भी पल भर में निगाहें खीरा हुई। वो सचमुच एक बहुत खूबसूरत और निगाहें चकाचौंध कर देने वाला सूट था, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैंने बनवाया है, सो मैं इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने प्यार से कहा। वो मान गई और सुबह ही नमाज पढ़कर तैयार हो गई। साथ ही उसने लिज़ा को भी तैयार कर लिया। सारी ईद की शॉपिंग भी उसने पहले ही कर ली थी। वो पिछली साल ईद पर इतनी खुश नहीं थी, उसने कोई तैयारी तक नहीं की थी पिछले साल, लेकिन इस बार चूँकि दिल में मौसम बहार थी, सो ईद भी अच्छी लग रही थी। नमाज के बाद वो लिज़ा को लेकर नीचे कम्युनिटी हॉल में आ गई। वहाँ बहुत सी पाकिस्तानी फैमिलीज जमा थी। इन सब ने खूब हल्ला गुल्ला किया। उसने सारा दिन बच्चों के साथ मिलकर खूब इंजॉय किया। बच्चों को जब उसने पकड़म पकड़ाई और पिट्ठू गरम जैसे खेल सिखाए तो बच्चों के साथ बड़ों ने भी मज़ा किया। मगरिब की नमाज भी उसने नीचे ही अदा की, फिर ऊपर आकर खाना खाया और इशा की नमाज अदा की। आज मैंने बहुत इंजॉय किया। लिज़ा काफ़ी बना ली। तुम तो डॉक्टर के बजाय जोकर लग रही थी। वो मुझसे खफकी से देखती मुस्कुरा दी। फिर वो उठी और चेहरे पर हल्का सा बेस लगाकर आईलाइनर और लिपस्टिक फिर से लगाई तो लिज़ा चौंक गई। तुम कहाँ जा रही हो? कोई लेने आएगा तो जान लेगा ना। वो मुस्कुराई। तुम्हें कौन लेने आ रहा है? लिज़ा पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह चौंक गई। इससे पहले कि वो जवाब देती, दरवाजे पर बेल हुई तो लिज़ा उसे देखती बाहर निकल गई। उसने कैचर निकालकर तेज़ी से बालों में ब्रश फेरना शुरू कर दिया। उसे मालूम था दरवाजे पर कौन है। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। पारी, तुम्हारे मरीज़ आए हैं, कह रहे हैं दांतों में दर्द है, कोई पेन किलर मिलेगा? लिज़ा की आवाज़ पर वो चौंकी। ये कौन आ गया इस वक्त? वो बालों में कैचर लगाए बिना ही तेज़ी से बाहर निकले। अगले पल वो सुनती रह गई। उसे नहीं पता था उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसके कदम लड़खड़ाए इससे पहले कि कहीं वो गिर ही पड़ती। आने वाले ने तेज़ी से उसे संभाला। ओके लिज़ा, सुबह मिलते हैं। वो उसकी हाथ कलाई से थामे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लिज़ा की मुस्कुराहट कह रही थी वो इसे पहले से जानती है। उसने सामने आंटी के फ्लैट का दरवाज़ा खोला
اور اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کسی دلہن کی مانند سجا ہوا تھا۔ وہ اتنی شوق تھی کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گم ہو گئی۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر جگ سے گلاس میں پانی لے کر اس پر گرانا ہی چاہتا تھا کہ وہ بکھلا کر بولی، او تھینکس، تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ میں پانی پھینکنے ہی والا تھا تم پر۔ اس نے گلاس رکھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اور باقی سب کہاں ہیں؟ ماما، پاپا، ولید، توبہ اور چچی، سب لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظروں سے سب کو تلاشا۔ نہیں، میں اکیلا آیا ہوں۔ وہ اس کے برابر میں گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکا گیا۔ کشمالہ کہاں ہے؟ وہ بھی آئی ہے آپ کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں کشمالہ کے لیے اتنی خوشی اور پیار تھا جیسا ماما اور پاپا اور ولید کا پوچھتے وقت آیا۔ وہ سیدھا ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں اپنی کسی بھی گرل فرینڈ کو ملک سے باہر نہیں لے جاتا۔ کشمالہ کے لیے گرل فرینڈ کے الفاظ اسے قدرے چونک آ گئے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ باہر جا کر میں نئی گرل فرینڈ بنا لیتا ہوں۔ اس بات پر اس کے گال تما اٹھے۔ تو کیا وہ یہاں اسے اپنی گرل فرینڈ سمجھ رہا تھا؟ جبکہ وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے اور جھلکتی ناگواری کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ میں اپنی ایک گرل فرینڈ کی کسی دوسری کو نہیں سناتا۔ وہ اس کے خیالات کو پڑھ رہا تھا جیسے میں اپنی فیملی ممبرز اینڈ فرینڈ سے بھی اس متعلق بات نہیں کرتا۔ وہ الجھی پھر اسے کیوں کر رہا تھا؟ وہ نہ تو اس کی فرینڈ تھی، نہ فیملی ممبر، نہ ہی گرل فرینڈ۔ آپ نے اب تک شادی نہیں کی کشمالہ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، ازلی بے پرواہی سے کہا۔ مگر کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ اس کی ناک اچھی نہیں تھی۔ ساری بے نیازی بے پرواہی کو پسے پشت ڈال کر وہ بے بسی سے بولا تو پارس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ناک اچھی نہیں تھی؟ وہ بڑبڑائی۔ ہاں نا، تمہارے جیسی اچھی نہیں تھی۔ وہ جو حیرت کی زیادتی سے اس کے قریب جھک سی گئی تھی اچھل کر پیچھے کو ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وجہ اس کی ناک ہوگی۔ مجھے سونے نہیں دیا، مجھے کھانے پینے نہیں دیا، مجھے ہر لمحہ پریشان رکھا، مجھے کشمالہ کا ہونے نہیں دیا، اور ان سب میں جانتی ہوں قصوروار کون ہے؟ کون؟ وہ بالکل گمسم ہوگی۔ تمہاری یہ ناک اور اس میں چمکتی یہ لونگ۔ اس نے اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی جس میں وہی لونگ تھی جو ماما نے اسے پہنائی تھی۔ تم نے کہا تھا نا پری کہ اپنوں کو محسوس کیا کرے۔ میں نے انہیں محسوس کیا، مگر تب جب بتانے والی نہ رہی۔ ولید سے باہر جانے کی خوشی، ماما کے ساتھ مل کر ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے، ان کے چہرے کی چمک، پاپا کے سر میں مساج کر کے، چچی کے ساتھ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے، اور پتہ ہے جیسے تم میرے بجائے ولید کی سائڈ لیتی تھی، ایسے جب میں ولید کی بجائے توبہ کی بیجا سائڈ لیتا تو ولید جل کر کہتا، پری کو آنے دو، پھر ہم پارٹنر مکمل ہو کر آپ کی ایسے ہی درگت بنائیں گے۔ میں نے ان سب کی خوشیوں کو محسوس کیا۔ میں نے وہی زندگی گزاری پری جو تم چاہتی تھی۔ وہ سرشار سا بولے جا رہا تھا اور وہ سنجیدہ سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم حیران ہونا؟ وہ مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اس کی اچانک آمد پر شوق ہے۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا پری، مجھے تم سے محبت کا سب سے پہلے احساس ہوا۔ اس احساس نے باقی سب کا احساس کروا دیا۔ وہ مسکرایا لیکن اسی طرح سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا پری؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ اس کی سنجیدگی سے الجھنے لگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے وہ زندگی گزاری جو میں چاہتی تھی۔ وہ گیلری کی طرف آ گئی۔ اسے لاؤنج میں ایک عجیب گھٹن ہوئی تھی۔ تو میں نے بھی وہی زندگی گزاری جو ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر چونکا اور ڈیل یاد آنے پر اس کے لب بھینچ گئے۔ میں نے آج صبح فیملی کو ساری سچائی بتا دی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے بدلے میں آپ کو اپنی فیملی کی مخالفت کا سامنا ہو، اس لیے میں نے انہیں میل کر دیا جس میں ساری سچائی لکھتی، اور کل میں آپ سے بات کرنے والی تھی کہ مجھے اب آزادی سے جینا تھا۔ آپ کا قرض اتار دیا ہے ان 2 سالوں میں محنت کر کے، اور رہا آپ کا احسان تو وہ میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور عدنان شاہ کی سرشاری خوشی سنجیدگی میں بدلتی جا رہی تھی۔ کون ہے وہ جس کے لیے تم نے یہ سب کیا؟ جان البرٹ۔ جواب سن کر اس کی سنجیدگی تناؤ میں بدلی، لیکن اب وہ حاشر بن چکا ہے۔ وہ بے حد خوش تھی۔ کہاں ملا تمہیں؟ اس نے دانتوں پر دانت جمائے۔ پری کا لہجہ وہی تھا جو کبھی عدنان شاہ کا کشمالہ کے لیے ہوتا تھا، محبت کے لیے، خوشی لیے، مگر عدنان شاہ کے انداز وہی نہیں تھے جو پری کے ہوا کرتے تھے، یعنی دوستانہ مزاج لیے۔ ہم آج ملنے والے تھے۔ پھر وہ اسے سب کچھ بتانے لگی۔ اس طرح سے چیٹنگ کرنے والے پر تمہیں اتنا یقین ہے؟ تمہیں لگتا ہے وہ آئے گا؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے وہ آئے گا۔ اس پر اعتبار کے جتنے بھی الفاظ وہ بول سکتی تھی بول گئی۔ اور اگر وہ نہیں آیا تو؟ کیا مطلب؟ وہ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ چونکی۔ اس دنیا میں ہر بات سچ نہیں ہوتی، اور یوں انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے کی جانے والی دوستیاں، محبتیں تو بالکل بھی سچ نہیں ہوتی۔ وہ اکھڑے اکھڑے بولا، میں آپ کی بات سے یقین تو نہیں کروں گی، میں آپ کی بات سے اختلاف تو نہیں کروں گی، مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مجھے البرٹ کے متعلق ایسا نہیں محسوس ہوا وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے۔ وہ پوری یقین تھی۔ اوکے، اسے آنا تھا آج، پھر اب تک وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ واپس پلٹ کر صوفے پہ بیٹھ گیا تو وہ بھی گہرا سانس لے کر واپس آ بیٹھی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا تو اس کے سوال کا جواب دینا عدنان شاہ نے بھی ضروری نہ سمجھا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ثانیہ آنٹی کے دیے غرارے سوٹ میں وہ گویا خود بھی چمک رہی تھی۔ آپ ثانیہ آنٹی کو کیسے جانتے ہیں؟ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ ثانیہ آنٹی کے گھر میں ہے، وہ میری پھپھو ہیں۔ اس نے اسے دیکھا، وہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت لیزا کے پاس ہیں۔ سگی پھپھو؟ تو پھر میں ان سے پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ حیران ہوئی۔ کتنا اشتیاق ہے تمہارے لہجے میں میرے رشتہ داروں کے لیے؟ وہ قدرے خفگی سے بولا۔ وہ چونکی۔
अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, क्या पता इसे मुझसे भी कोई लगाव हो। वो जो उसे देख रही थी उसके इस तरह कहने पर सटपटा गई। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ गलत कर रही हो? तुम मुझ पर इस शख्स को फोकिया दे रही हो जिसे तुम ठीक से जानती तक नहीं, उसका नाम, वो पता, उसका काम, हत्ता कि उसके चेहरे से भी नावाकिफ हो तुम। उसकी बरहमी बरकरार थी और पारिस को समझ नहीं आ रहा था वो अजनान शाह को कैसे यकीन दिलाए कि उसके साथ कोई धोखा नहीं हुआ, क्योंकि जान अल्बर्ट अभी तक नहीं आया था, जबकि 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। अगर वो आज रात नहीं आया तो क्या करोगी? वो नहीं आएगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा। फिर आगे क्या करूँगी, कैसे कहूँ? तुम मेरे साथ चलोगी? इस बेनियाजी से ऑफ़र की वो चौंकी। ये जानकर भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो उसे बगौर देखने लगी। तुमने भी तो मेरी 100 गर्लफ्रेंड्स बर्दाश्त की थी, मैं तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड सह लूँगा। उसके लहजे में उसकी महसूस बेपरवाही थी, लेकिन पारस का चेहरा सुर्ख हो गया। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी तरह फ्लर्टी नहीं हूँ। तुम नहीं हो, मुझे मालूम है, तभी तो आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे तुम जैसी लड़की ही चाहिए थी। दुनिया में भरमार है मुझ जैसी लड़कियों की। वो चिड़ी। बात मत पकड़ो, तुम जैसी नहीं, तुम ही चाहिए हो मुझे। वो बच्चों के से ज़िद्दी अंदाज में बोला। अंदर से तो पारस को बड़ी हंसी आई, मगर बज़ाहिर वो उसे घूरती रही। वो उसके करीब चलाया। इतना प्यार करूंगा परी तुम्हें कि तुम इस जानवान को बिल्कुल भूल जाओगी। उससे पहले वो कुछ कहती दरवाज़ा बजा। ओह, लगता है जान मतलब हाशिर आ गया। वो चौंकी। वो कैसे आ सकता है? अजनान शाह पूरी यकीन था कि वो आ ही नहीं सकता। अजनान शाह ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक क्यूट सा अंग्रेज़ लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? अजनान शाह ने हैरत से उसे देखा। मैं पारी का दोस्त हूँ, हाशिर। यकदम वो तेज़ी से दरवाजे पर आई। वो लड़का मुस्कुराया। यस, मैं हैरान थी कि आप क्यों नहीं आए। वो हैरत ज़दा सी हंसती। शट अप, ये कोई हाशिर वाशिर नहीं है। अजनान शाह यकदम चीखा तो वो दोनों ही चौंक गए। कौन है तू और क्यों ये झूठ बोल रहा है? अजनान शाह ने गुस्से से उसका गिरबान पकड़ा। प्लीज़ अजनान शाह, छोड़ें इसे, आप ओवर हो रहे हैं। वो चीखी। उसके हाथ से उसने हाशिर का गिरबान छुड़वाया। ये झूठ बोल रहा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो झुंझलाई। मुझे पता है, वो पुरयकीन था, लेकिन क्यों? क्या पता है आपको? वह हैरान हुई, जबकि हाशिर नमी वो शख्स मुतमिन था। ये जान अल्बर्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। मगर आप क्यों कह रही हैं? यही जान अल्बर्ट है। इसने मुझे बताया था अमरीकी हैं, और देखिए ये चेहरे से ही अमरीकी लगता है। वह ना हैरान थी ना परेशान। अजनान शाह ने नोट किया था, मगर वो दोनों ही अजनान शाह को परेशान करके हिज उठा रहे थे। मैंने कब बताया अमरीकी होने का? आपकी बात किसने की? मैंने तो जॉन अल्बर्ट की बात की। अरे वो मैं ही था। वो उसकी बात झुंझला कर काट गया। मतलब आप मुझे? वो खुद ही रुक कर उसे देखने लगी। हाँ, मैं ही जॉन अल्बर्ट बनकर तुमसे बातें करता रहा। बच्चों के से नाराज लहजे में कहते हुए दोनों हाथों को सीने में बांधे वो रुख फेर कर खड़ा हो गया। थैंक्स एंथनी। वो मुस्कुराकर बाहर खड़े लड़के की तरफ मुड़ी तो वो चौंका। मतलब वो लड़का अल्बर्ट नहीं था। और इट्स ओके फ्रेंड, कहते हुए वो अजनान शाह की तरफ मुड़ा। मैं लीज़ा का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं लीज़ा से ही मिलने आया था कि पारस का मैसेज आया कि सामने वाला डोर बजाकर कहूँ मैं पारी का दोस्त हूँ, और आगे क्या तमाशा होता है मैं मुतमिन होकर देखता रहूँ। वो मुस्कुराया तो अजनान शाह ने पारस को देखा, जो जाने का पलट कर सोफे पर जा बैठी थी। अभी तो मैं जा रहा हूँ पारस, मगर बताना बाद में। आह, ये क्या ड्रामा था। वो पलटा तो अजनान शाह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़कर उसे देखने लगा। मुझे आपकी आईडी पता थी, सो मैं अक्सर आपको चेक करती थी। उसके यूं कहने पर वो चूका। उसे अंदाज़ा तक न था वो इस लड़की के हाथों मार खाएगा। मेरे पास जॉन अल्बर्ट की पहली मेल आई तो मैं कंफ्यूज हो गई। एक लड़के को मैं जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर उसने काफ़ी गहरा दीनी मसला पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मैंने आपकी पर्सनल्स को चेक किया। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि आप मेरे साथ जॉन अल्बर्ट बनकर बात कर रहे हैं, लेकिन वही मेल आपके पास सेव थी। मैंने जवाब दिया तो वो आपके पास मुझे मिल गई। ये फिर आपने 4 माह इन मसाइल को मुझसे पूछा। मुझे यही लगता रहा आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं कि आप अजनान शाह मुझसे ऐसे सवाल करें। तभी आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, लेकिन जब आपने कहा मुझसे शादी करोगी तब मैं उलझ गई। लेकिन मैंने फिर भी इस सिलसिले को जारी रखा। मुझे मालूम था कि आज आप आने वाले हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए कि मैंने ये सब क्यों किया। वो उसके करीब आ गया। मगर मैं तो जान चुकी हूँ, वह इस्तेज़ाइया लहजे में बोली तो वो उससे एक कदम के फासले पर रुका। आप ये चाहते थे कि आपका एहसान मुझ पर हमेशा बना रहे कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया, और आप इतने अजीम हैं कि मेरे बारे में ये सब जानकर भी मुझे अपना लिया। और इस तरह मैं जब कभी आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ कहती तो आपके पास भी मेरे लिए एक ताना होता। उसके मुंह बनाकर कहने पर वो गहरा सांस लेता उसके करीब चलाया। बीवी को ना इतना ज़हीन भी नहीं होना चाहिए। वो इसके बराबर में बैठा। लेकिन अगर शोहर आप जैसे हों तो यकीनन बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। वो मुस्कुराई। तुमने मामा पापा को सब सच बता दिया? ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। नहीं, मैं अपने अंदर ऐसी हिम्मत नहीं पा रही हूँ। वो कदरे अफसरदा हुई। पता है परी, मुझे कब से ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उस रोज़ जब तुम मम्मा के कमरे में थी, मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और तुम्हें ना पाकर मेरा तो जैसे दम घुट गया। मैंने तुम्हें मामा के कमरे के अलावा हर तरफ देख लिया। बाहर निकलकर वॉचमैन से पूछा। चंद ही लम्हों में सांस लेना मुश्किल हो गया था।
और जब मैंने तुम्हें देखा तो परी, तुम बहुत बेकरारी से मेरी तरफ भरी, लेकिन तुम्हारी वो बेकरारी मेरी ज़ात के लिए नहीं, वो मेरी मोहब्बत नहीं, सिर्फ मुझसे मिलने वाला एहसास तहफ़्फ़ुज़ था। इस वक्त जब तुम रो रही थी तो मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, और बात ये थी, परी को अपने एहसान के मलबे से मुझे निकालना होगा। इसे तहफ़्फ़ुज़ समझ से मिले किसी डर या खौफ की वजह से नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ मोहब्बत हो। तभी मैंने तुम्हें यहाँ भेजा। इन गुज़रे सालों में तुम्हारा खौफ डर सब ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी है। और पता है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, क्योंकि साबित हो गया तुम मुझसे कब से मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन कब से करती हो। वो अपनी हथेली उसके आगे करते हुए आखिर में मुस्कुराया, तो वो जो बगौर से देख रही थी उसके यूं कहने पर गड़बड़ाई। उसकी हथेली पर वही लौंग चमक रही थी। ये सूट सानिया आंटी ने पाकिस्तान से मंगवाया है। उसके लहजे में था कि वो बता नहीं रही, हकीकत पूछ रही है। मैंने सानिया पप्पू को ला कर दिया था, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन वो कड़े तेवरों से उसे देखती रही। अभी बहुत कुछ था जिसके आगे अजनान शाह जवाब दे था। इस लोगों को लाने की वजह, इस लोग ने पहले दिन ही मुझे तुम्हारी तरफ मतवजह कर लिया था। उसने बेयकीनी से कहने वाले को देखा, मगर वो सच कह रहा था, यकीन करना पड़ा। आपने कहा था कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड से भी गर्लफ्रेंड के मतलब बात नहीं करते, फिर मुझसे क्यों की। मैं आपकी कौन हूँ तुम। वो उसे निगाहों में मोहब्बत चाहत का हर रंग लिए देखने लगा। मेरा आईना हो, कहा था, बताया था, मत पूछो कि इस मोहब्बत की वजह क्या है। वो उसके सर पर अपना सर टिकाते हुए बोला। उसकी पलकें लरस कर झुक गईं, मगर अभी कुछ और भी पूछना था। मगर वजह तो आपने बताई नहीं कि मेरी नाक है। उसने वजह और नाक को जमा कर अदा किया तो अजनान शाह ने सर उठाकर उसे देखा। अब मैं क्या करूं, अगर तुम्हारी नाक ने ही मुझे मुतासिर किया तो। वो कदरे बेचारगी से बोला, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो आज ही तफसीली इंटरव्यू करना चाहती थी। कुछ भी तो फिर इस बिल्डिंग का इमरजेंसी हॉर्न बजा कर आ जाए। वट, वो उछल पड़ा। चले ना, बहुत मज़ा आएगा। वो बच्चों के से लहजे में खुशी से बोली। मेरे खुदा, मेरी इस सुबर सी वाइफ को इस तरह की हरकत करके मज़ा आता है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे वलीद याद आ गया, कितना अच्छा पहचानता था वो अपने भाई को, और वो महवियत से उसे देखता रहा। बिलाशुबा वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी ज़रूर थी। इस लड़की ने उसे उसके ही घर वालों के बीच रहना सिखा दिया। जब तुम सब कुछ जानती थी, तुम्हें पता था मैं आने वाला हूँ, फिर इतना शौक क्यों हुई। तुमने मेरे साथ ड्रामा ज़रूर किया, लेकिन वो पहला लम्हा जो तुम्हें शॉक कर गया वो सच था। सही बताओ, क्यों हैरान थी इतना मुझे देखकर। वो एकदम से बोला, हाँ मैं शौक थी। वो चौंकी और फिर मुस्कुरा दी। मैं अपने दिल में शौक थी, मैं इसकी ज़िद पर हैरान थी। वो मुझसे कह रहा था कि। वो रुककर उसे देखने लगी। क्या बताओ ना, वो उलझा, और उसने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सर रख दिया। वो कह रहा था, आपको ईद मुबारक कह दूँ। वो चौंका और फिर हंस पड़ा। तुम्हें भी ऐसी खुशियों भरी हज़ारों ईदें मुबारक हो। उसने उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा कर लिया। वो बहुत सी ज़िंदगी में आने वाली लड़कियां छोड़कर उसके पास चला आया। उनका मिलन कहीं आसमानों में तय था, और जो बात लिख दी जाए वो हर हाल में होकर रहती है। जैसे अब वो हमेशा के लिए साथ थे, एक दूसरे के नाम अपनी ज़िंदगी कर चुके थे। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। कुछ मिस्टेक्स थी इसमें, लेकिन बहरहाल आप लोग कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।